तो चाइना से इंडिया में आए थे फाइयान एंड ह्यूनसांग, एंड इंडिया से वहाँ पे गए थे गुणभद्रा, वज्रबोधि, धर्मदेया एंड धर्मगुप्ता। ये लोग चाइना पे गए थे। गुणभद्रा मगध में बुद्धिस्ट मॉन्क था, ये चाइना में गया था 435 में। वज्रबोधि ये टीचर था चाइना में, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे एंड इनके फादर प्रीस्ट थे। फिर धर्मदेव ये भी गए थे चाइना में। धर्मगुप्ता है, ये गए थे चाइना, वियतनाम, कोरिया, जापान, हर जगह गए थे धर्मगुप्ता। लहासा ऑटोनोमस रीजन है तिब्बत में, चाइना में। बुद्धिस्ट किंग थे गैम्पो, इन्होंने बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस किया था लहासा। कहाँ पे? तिब्बत में। बुद्धिस्ट किंग गैम्पो ने। 11वीं सेंचुरी में पाला डायनेस्टी थी, इसके काफी क्लोज कॉन्टेक्ट थे तिब्बत के साथ। और जब वेस्ट बंगाल पे अटैक हुआ था बाहर से, तो सारे काफी लोग वेस्ट बंगाल से तिब्बत में चले गए थे। तिब्बत में माइसम एक नॉर्दर्न बुद्धिज्म का रीजनल फॉर्म है एंड ये मिलता है इन द कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ महायान एंड वज्रयान। स्टोन कार्विंग की आर्ट इंडिया से श्रीलंका में गई। 5th सेंचुरी में एक बुद्धा घोषा थे, ये श्रीलंका के गए और वहाँ पे हीनयाना बुद्धिज्म एस्टैब्लिश किया। फेमस पेंटिंग है श्रीगिरिया, ये अजंता पेंटिंग की तरह दिखती है। तो बुद्ध घोषा ये इंडिया से गए थे श्रीलंका में 5th सेंचुरी में, वहाँ पे हीनयाना बुद्धिज्म एस्टैब्लिश किया। तो ये मोनास्ट्री में काम करते थे अनुराधापुरा श्रीलंका में, गए थे 5th सेंचुरी में श्रीलंका में। तो यहाँ पे श्रीगिरिया है, यहाँ पे अजंता पेंटिंग जैसी पेंटिंग्स है, श्रीगिरिया एंड श्रीलंका। तो श्रीगिरिया पेंटिंग है अजंता पेंटिंग जैसी है। साउथ ईस्ट एशिया में गए एंड एशियन ट्रेडिशन रिफर्स टू ट्रेडर्स वॉयजेस टू स्वर्ण भूमि मीन्स लैंड ऑफ द गोल्ड। ये सारी कंट्रीज को बोलते हैं स्वर्ण भूमि। ईस्ट एशिया के कंट्रीज को बोलते थे स्वर्ण भूमि मीन्स लैंड ऑफ द गोल्ड। साउथ ईस्ट एशिया का कॉलोनाइजेशन किसके टाइम स्टार्ट हुआ था? गुप्ता के टाइम। और ये फिर पल्लवाज ने भी किया एंड चोलाज ने भी किया। इस्लाम तक जब तक इस्लाम या इंडियन कल्चर को डोमिनेट करता था साउथ एशिया में। तो किसके टाइम स्टार्ट होता है? गुप्ता पीरियड के टाइम। गुप्ता पीरियड, फिर पल्लवास, फिर चोलास। कंबोडिया को कॉलोनाइज कब किया था? ये कंबोडिया है, इसको 1st सेंचुरी एडी में कॉलोनाइज कर दिया था। एंड जो लोग थे उन्हें बोलते थे खेमर्स थे एंड रूलिंग डायनेस्टी बोलते थे खम्बोजा एंड द कंट्री वाज खम्बोजा और मॉडर्न कंबोडिया बोलते हैं उसे। और ये अर्ली जो थे वो शैवाइज्म थे और वैष्णविज्म फॉलो करते थे। तो यहाँ पे वैष्णविज्म शैविज्म काफी फला फूला एंड अभी काफी खम्बोजा एम्पायर बहुत बड़ा था, जैसे लाओस, सियाम, पार्ट ऑफ बम्बा एंड वर्मा एंड मलई पेनिनसुला। तो ये सारे आ जाते थे, ये लाओस, वियतनाम, वर्मा, मलई पेनिनसुला, ये पूरा एक खम्बोजा एम्पायर था अंडर द खेमर रूलर। तो इनको सब पता था रामायण महाभारत के बारे में, वेदास के बारे में, ग्रामनी पाणिनि की जो ग्रामर है और हिंदू फिलोसफिकल ट्रीटीज सब पता था ये कंबोडिया के लोगों को। तो ये पाणिनि है और ये थे अराउंड 5th to 6th सेंचुरी बीसी। तो 5th to 6th सेंचुरी बीसी। एंड खैमर एम्पायर की कैपिटल थी अंगकोर। ये 9th to 15th सेंचुरी तक रही। अंगकोर में अंकोर वॉट है, फिर कंबोडियाज पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये अंकोर वॉट इन कंबोडिया। अंकोर वॉट इन कंबोडिया इज एन अस्कोर हेरिटेज साइट। जैसे पल्लवा किंग वर्मन्स थे, ये भी वर्मन्स थे, यशोवर्मन, सूर्यवर्मन, ये 2 वेल नोन रूलर्स है, यशोवर्मन एंड सूर्यवर्मन। बहुत सारे संस्कृत इंस्क्रिप्शन मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अंककोर सिटी, इनकी कैपिटल थी अंकोर और यहाँ पे अंककोर वॉट टेम्पल, अंकोर वॉट टेम्पल द्राविडियन स्टाइल में है। और यहाँ पे एपिसोड स्कल्पचर्स बने हैं फ्रॉम द एपिसोड ऑफ रामायण एंड महाभारत। इनका कंबोजा किंगडम डिक्लाइन करने लगा 15th सेंचुरी में। तो ये थे चंपा किंगडम ऑन द ईस्ट ऑफ कंबोडिया, चंपा किंगडम थी। चंपा में फर्स्ट हिंदू डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी श्रीमरा में। श्रीमरा चंपा को बोलते थे साउथ अनम भी बोलते थे एंड श्रीमरा इनके फाउंडर थे इन द 2nd सेंचुरी एडी। कम से कम 12 डायनेस्टी ने रूल किया, फिर बाद में कंबोडिया के अंडर आ गया था चंपा। तो शैविज्म, वैष्णविज्म, इवन बुद्धिज्म एक साइड रहते थे एक दूसरे के। तो वेरियस वर्क्स ऑन हिंदू फिलोसफी, ग्रामर, फाइन आर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी वर रिटन। सियाम जो स्क्रिप्ट इवॉल्व हुई है इंडियन स्कॉलर की हेल्प से हुई है एंड जो ट्रेडिशनल लॉ है वो धर्म शास्त्रा पे मॉडल है। काफी स्कल्पचर्स हैं जो रामायण को डिपेक्ट करते हैं बैंकॉक में। तो ये बैंकॉक थाईलैंड में काफी स्कल्पचर्स इंडिया रामायण को डिपेक्ट करते हैं। तो मलई में काफी 5th to 6th सेंचुरी में काफी हिंदू किंग थे। सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू किंग था विद आइलैंड ऑफ सुमात्रा वाज श्रीविजय। तो श्रीविजय, तो ये है मलय आर्किपेलागो। तो काफी हिंदू किंग थे, सबसे इंपॉर्टेंट हिंदू किंग था श्रीविजय। श्रीविजय एम्पायर बहुत बड़ा है, इसे बोलते थे शैलेंद्र एम्पायर। और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स थे, जावा, बाली, बोर्नियो, कंबोडिया। ये जो महायाना बुद्धिस्ट थे शैलेंद्रा रूलर्स। ये बुद्धिस्ट थे, ये काफी अच्छे रिलेशन बना के रखते थे पालाज ऑफ बंगाल एंड चोलाज ऑफ तमिलनाडु के साथ।
तो राजा राजा चोला थे, उन्होंने अलाउ किया कि जो शैलेंद्र किंग है मरा विजयो तुगोवर्मन कि वो एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना सके इन नगापट्टनम। नगापट्टनम में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अलाउ कर दिया बनाने को राजा राजा चोला ने शैलेंद्र किंग को। इनका एम्पायर बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, शैलेंद्र एम्पायर, जावा, बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, तो जावा, बाली, बोर्नियो तक फैला हुआ था। नगापट्टनम में श्री विजय के राजा को शैलेंद्र एम्पायर को अलाउ किया कि यहाँ पे एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बना सके। तो जावा में एक हिंदू किंगडम थी 4th सेंचुरी एडी में, एंड किंगडम ऑफ मतारम काफ़ी इम्पोर्टेंट था हिंदू रिलीजन कल्चर के लिए। फिर शैलेंद्र ऑफ सुमात्रास जो बुद्धिस्ट है उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो 9th सेंचुरी तक जो जावा था वो शैलेंद्र एम्पायर का पार्ट हुआ, एंड फिर उसे इंडिपेंडेंस मिल गई। जावा अटेंड ग्रेटनेस एंड स्प्लेंडर इन द शैलेंद्र रूल। तो ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट देखेगा जावा में तो ये है बोरोबुदुर, जो बिल्ड हुआ था 700 to 800 अंडर द पैटर्न ऑफ शैलेंद्र। शैलेंद्रास ने बनाया था बोरोबुदुर मॉन्यूमेंट इन जावा। इसमें 9 सक्सेसिव टेरेसेस हैं ऐसे, एंड क्राउंडेड है ऊपर, एट द बेल शेप्ड स्तूपा है, एंड एट द टॉप मोस्ट टेरेस। बोरोबुदुर इन जावा इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पे बोरोबुदुर इन जावा, सो बोरोबुदुर इन जावा इंडोनेशिया। बोरोबुदुर तो काफ़ी टेरेसेस हैं ऊपर, स्तूपा टाइप लाइक स्ट्रक्चर है। तो टॉप में एक बेल रिंग स्तूपा है एंड टेरेसेस बने हुए हैं। लोअर पार्ट में काफ़ी डेकोरेशन है एंड अपर पार्ट इज अनएडॉर्न्ड। तो जब 12th सेंचुरी आया तो जावा इनकी कैपिटल थी कदीरी कैपिटल, फिर किंग जावा का किंगडम बन गया। तो इसको गोल्डन एज बोलते हैं जावानीज कल्चर का, एंड इसकी कैपिटल थी मजापति कैपिटल बन गया फार फ्लंग जापानीज एम्पायर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर लिटरेचर बहुत फ्लरिश हुआ, इतना कहीं भी नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट मिलते हैं संस्कृत लैंग्वेज में जावा में। रामायण एंड महाभारत काफ़ी पॉपुलर है, इवन आज भी पॉपुलर है। एंड इसमें फिर जब मजापति फॉल हुए तो सारी आर्टिस्टिक एक्टिविटी जावा में ख़त्म हो गई। फिर जावा है, जावा के बाद यहाँ पे बाली है। तो बाली में हिंदूज कब आए? 6th सेंचुरी में हिंदू डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। आई सिंह रिप्रेजेंट्स द बुद्धिज्म देयर इन 7th सेंचुरी में बुद्धिज्म था। स्टोन एंड कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलते हैं जो डायरेक्टली इंडिया से थे। जो इस कॉपर एंड स्टोन प्लेट इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि वो कॉलोनाइज किए गए थे इंडिया से बाली को। लेटर इट बिकम सबऑर्डिनेट टू जावा। तो यहाँ के लोग अभी भी हिंदू हैं और इवन आज भी कास्ट सिस्टम यहाँ पे भी है। तो कल्चरल कॉन्टैक्ट थे जो इंडियन वर्मा के साथ, दैट डेट्स बैक टू द पीरियड ऑफ अशोका। उन्होंने अपनी मिशनरीज भेजी थी टू प्रीच बुद्धिज्म। तो म्यांमार का कॉन्टैक्ट है अशोका के टाइम से स्टैब्लिश है, जिसने अपनी मिशनरीज भेजी थी म्यांमार में बुद्धिज्म फैलाने के लिए। बहुत सारी हिंदू किंगडम्स थी बर्मा में। पाली संस्कृत लैंग्वेज थी द बर्मा टिल द 13th सेंचुरी। पाली संस्कृत यूज होती थी, एंड हीनियन एंड महायान बुद्धिज्म दोनों बर्मीज फॉलो करते थे। तो बोले हर्ष के बाद कोई भी पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी नॉर्थ इंडिया में 5 सेंचुरी तक। बहुत सारे किंगडम में बटे हुए थे, एक दूसरे से फाइट करते रहते थे, जैसे कश्मीर, गंधारा, सिंध, गुजरात, कन्नौज, अजमेर, मालवा, बंगाल, असम। 8th सेंचुरी में कश्मीर डोमिनेट थी, फिर पालास डोमिनेट हो गए, फिर प्रत्याहारास पावरफुल हो गए। तो ये प्रत्याहारास थे। सो पहले कौन थे? कश्मीर डोमिनेंट थे, पालास हो गए, फिर प्रत्याहारास हो गए, फिर राजकोटास हो गए डेक्कन में। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में सोचा कि हम भी ऑक्युपाई करेंगे, लेकिन फेल हो गए। फिर राजपूत बहुत ही डोमिनेंट थे इन 7th to 8th सेंचुरी। जब तक मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ, राजपूत डोमिनेंट थे 7th to 8th सेंचुरी। एंड फिर उसके बाद भी राजपूत तो कंटिन्यू ही रहे मुस्लिम एग्रेशन की वजह से। जब मुस्लिम एग्रेशन हुआ, राजपूत जो था मेन डिफेंडर्स था हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। तो यहाँ पे थे सिंध, मुल्तान, हिंदू शाही, गुर्जर प्रत्याहारास या कमरूपा एम्पायर था। कश्मीर ऊपर ये शायद फॉरेन इन्वेडर्स तो यहीं सेटल हो गए एंड यहाँ पे ही शादी करी, तो काफ़ी ज़्यादा इंडियन सोसाइटी में एब्जॉर्ब हो गए राजपूत। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाते थे, अरब्स के साथ ये ट्रेड करते थे। गुर्जर प्रत्याहारस अर्लीस्ट राजपूत रूलर से, तो अर्लीस्ट राजपूत रूलर से गुर्जर प्रत्याहारस। फर्स्ट ग्रेट लीडर था गुर्जर प्रत्याहारत का हरिश्चंद्र। तो उन्हें राजपूताना की काफ़ी एक्सटेंसिव टेरिटरी बढ़ा दी। इनकी कैपिटल थी भीनमल। उनके काफ़ी ब्रांचेस थी। एक ब्रांच थी गुजरात से रूल करती थी, इनकी कैपिटल थी अवंती। एंड 3 इनके साथ प्रत्याहारास के किसके साथ कॉन्क्वेस्ट होता है? पालास ऑफ बंगाल, राजपूतास ऑफ डेक्कन। तो इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में पार्ट थे, पालास, गुज्जर प्रत्याहारास एंड राजपूतास। एंड प्रत्याहारास फिर वीक हो गए। फिर चौहान्स काफ़ी पावरफुल रेस है अजमेर से। सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम राजा थे विग्रहार राज, सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम थे चौहान्स के। फिर चौहान्स ने ही मुस्लिम इन्वेजन को फेस किया अंडर द महमूद ऑफ घोरी।
तो परामर्श इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स थे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग था परामर्श का भोज। फिर राजपूत आपस में फाइट करते थे, वीक हो गए, कभी भी कॉमन एनिमी के अगेंस्ट भी यूनाइट नहीं हुए ये लोग। Lack of political foresight and constant rivalries prevented any combined opposition to the Muslim invaders. तो कंबाइंडली एक साथ आके मुस्लिम इन्वेजन को ये क्या कर पाए, ये कभी बचा नहीं पाए अपने अपर को। इस्लाम कहाँ हुआ था? मक्का, मक्का इन अरेबिया। फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन जो अमीर लोग थे उससे उन्होंने उनके एनमी बन गए। मक्का में पैदा हुए थे, तो फिर मक्का से मदीना गए क्योंकि उनकी जान को खतरा था इन 622। तो जब मक्का से मदीना भागे थे तो उसको मुस्लिम कैलेंडर का स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं हिजरा। फिर वो मक्का आए अपने फॉलोअर के साथ और 632 में ही डाइड। मोहम्मद के फॉलोअर से उन्होंने एम्पायर स्टैब्लिश किया, ये था कैलिफेट, उमैयद एंड अब्बासिद, इनको कैलिफेट बोलते थे। फिर उन्होंने अपना कॉन्क्वेस्ट रूल करते थे, अपना रिलीजन स्टैब्लिश किया इस्लाम। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को इन्वेड किया। मोहम्मद बिन कासिम तो कौन था? कमांडर था उमैयद किंगडम का। 712 AD में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को इन्वेड किया, ये कमांडर था उमैयद किंगडम का। कासिम ने किसको हराया था? दाहिर, जो सिंध का रूलर था दाहिर, उसने उसको हरा दिया और वो उसको मार दिया इन अ वेल कॉन्टेस्टेड बैटल। तो दाहिर ने भी अच्छे से लड़ाई की, लेकिन इसने मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को मार दिया। इनकी कैपिटल अरोर इनकी कैपिटल थी दाहिर की, उसको कैप्चर कर लिया गया सिंध में। फिर सिंध को कैप्चर किया, फिर मुल्तान को कैप्चर किया, फिर उसने एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया सिंध का। तो लोगों को बोलता था जिम्मीज, मतलब प्रोटेक्टेड, सिंध के लोगों को बोलता जिम्मीज। लेकिन लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। एंड फिर कैलिफ ने लेकिन वापस बुला लिया, उमैयद कैलिफेट से आया था कमांडर, को उसे वापस बुला लिया। तो सिंध अभी अरब्स के अंडर था, लेकिन अभी उन्होंने इंडिया में अपनी टेरिटरी नहीं बनाई थी, क्योंकि पावरफुल प्रतिहारा किंगडम था वेस्टर्न इंडिया में। लेकिन conquest of the Sindh did not lead to further conquest immediately. ऐसे इंडिया का कल्चर भी बाहर फैला, तो काफ़ी अरब ट्रेवलर सिंध आते थे और इंडियन मेडिसिन एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते थे और फिर फार ईस्ट ले जाते थे। तो इन्होंने काफ़ी इंडियन एस्ट्रोनॉमी एंड इसको बचा के रखा, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ाई की अरब्स ने। इंडियन न्यूमरल्स अरब फॉर्म में कहाँ से गए? यूरोप गए। तो यूरोप में इंडियन न्यूमरल्स गए। तो सिंध अरब का पार्ट था। इंडियन इनफ्लो ऑफ द इंडियन नॉलेज वाज ग्रेट। तो 9th सेंचुरी के बाद अब्बासिड कैलिफेट डिक्लाइन करने लगा। टर्किश गवर्नर ने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर दिया और कैलिफेट ओनली रिचुअल अथॉरिटी बन गया। तो उनकी खुद की किंगडम आ गई, कैलिफेट सिर्फ रिचुअल अथॉरिटी बन गया, पॉलिटिकल मैटर्स में कैलिफ का कोई रोल नहीं था। तो एक दिन में एल्पटिगिन, इनकी कैपिटल थी गजनी। एक दिन के एल्पटिगिन, इनकी कैपिटल थी गजनी। तो एक थे एल्पटिगिन, इनकी कैपिटल थी गजनी। इनके सक्सेसर थे साबुकिन। ये इंडिया को कंकरन करना चाहते थे नॉर्थ वेस्ट से, तो उन्होंने पेशावर कैप्चर कर लिया जयपाल से, एंड लेकिन लास्टिंग इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसको सक्सीड किया इनके सन महमूद। तो ये महमूद जो थे ये साबुक के बेटे थे, ये महमूद गजनी। तो महमूद ने काफ़ी 17 रेड्स की इंडिया में, तो उसमें नॉर्थ इंडिया बहुत सारे हिंदू स्टेट से, तो काफ़ी हिंदू शाही का डायनेस्टी थी, जो पंजाब टू काबुल थी हिंदू शाही डायनेस्टी। अदर इंपॉर्टेंट किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया में कन्नौज, गुर्जर, कश्मीर, नेपाल, मालवा, बुंदेलखंड। इनिशियल रेड्स ये क्या करते थे? हिंदू शाही किंगडम के अगेंस्ट करते थे। जयपाला को इन्होंने हरा दिया था 1001 में। फिर जयपाला ने अपने आप को जला दिया था, बिकॉज उन्होंने बोला कि द डिफीज वॉज हिज वर्ड्स अ डिक्रेज, कि उन्होंने अपने आप को ही जला दिया था जयपाल ने। तो इनके सक्सेसर थे जयपाल के अनंतपाल, उन्होंने महमूद से फाइट की, लेकिन वो भी हार गए इन द बैटल ऑफ वाई हिंद एंड हिंदी शाही कैपिटल नियर पेशावर इन। तो बैटल ऑफ वाई हिंद कहाँ हुई थी? पेशावर में 1008 में। जयपाला ने हरा दिया। उनके जो सक्सेसर थे अनंतपाला ने फाइट करने की कोशिश की, वो हार गए इन द बैटल ऑफ वाई हिंद इन द हिंदू शाही कैपिटल ऑफ पेशावर 808। अनपाला को सपोर्ट किया रूलर ऑफ कन्नौज एंड राजस्थान ने, मतलब तो इन्होंने सपोर्ट भी किया था इंडियन किंग्स ने। तो वाई हिंद में जब विक्ट्री हुई तो महमूद ने अपना जो एम्पायर है पंजाब तक एक्सटेंड कर लिया। तो बहुत रेड्स की महमूद ने, तो वो रिच टेम्पल्स में जाते थे, बहुत पैसा लूटते थे, नदर इंडिया की सिटीज़ को लूटते थे। 1011 में नगरकोट को, जो पंजाब हिल्स में था, थानेश्वर इन दिल्ली, इसको लूटा। नगरकोट पंजाब एंड थानेश्वर दिल्ली। तो एल्पटिगिन कमांडर था गजनी एम्पायर का, इसी का बेटा था महमूद ऑफ गजनी। तो एल्पटिगिन ये रूलर था गजनी का, इनकी कैपिटल गजनी थी। इनके सक्सेसर थे सन इन लॉ साबुकिद्दीन, एंड साबुकिद्दीन का बेटा था ये महमूद ऑफ गजनी। और साबुकिद्दीन ने क्या किया था? पेशावर को ले लिया था जयपाल से, एंड महमूद ऑफ गजनी ने हरा दिया था जयपाल को, एंड जयपाल ने अपने आग लगा दी थी। अनपाला भी हार गए इन द बैटल ऑफ हिंद।
इन हिंदू शाही कैपिटल पेशावर के साथ इनको हेल्प किया था राजस्थान कन्नौज ने। तो पेशावर को कैप्चर कर लिया था उसे जयपाल से, पेशावर को कैप्चर कर लिया था जयपाल से। मैमूद ने 1001 में नगरकोट इन पंजाब हिल्स इसको इन्वेड किया। तो यहाँ पे नगरकोट इन पंजाब हिल्स, आज कांगड़ा बोलते हैं, हिस्टोरिकली इसे नगरकोट बोलते थे, इसको इन्वेड किया था महमूद गजनी ने। थानेश्वर को भी इन्वेड किया था दिल्ली के पास, के बैंक पे है, घग्गर रिवर के बैंक पे थानेश्वर है हरियाणा में, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। तो फिर ये नगरकोट और थानेश्वर को अटैक करने के बाद फिर उन्हें कन्नौज पे अटैक किया। फिर राज्यपाल था, उन्हें कन्नौज को छोड़ ही दिया, कन्नौज क्योंकि हार गया था और फिर उसे छोड़ दिया और मर गया वो जाके। फिर वो कालिंजर से वापस गया बहुत सारे सामान लेके। उसने नगरकोट, थानेश्वर, कन्नौज सब पे अटैक किया, फिर बाद में वापस गया। इसकी नेक्स्ट रेड थी गुजरात में रेड किया था 124 में। इसने ये मार्च किया मुल्तान अक्रॉस राजपुताना और सोलंकी किंग भीमदेव वन, जो गुजरात के किंग थे भीमदेव वन, उनको हराया। और फिर उसने प्लंडर किया अनहील वाड़ और फेमस टेम्पल ऑफ सोमनाथ, इसको बिल्कुल तोड़ दिया। एंड फिर उसमें सिंध डेजर्ट में गया और इसकी लास्ट कैंपेन थी, उसके बाद वो मर गया 1030 में। तो कालिंजार से वापस गए। कालिंजारा फोर्ट है ये उत्तर प्रदेश में, कालिंजार उत्तर प्रदेश इन बंदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। तो कालिंजार फोर्ट है बुंदेलखंड रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश। महमूद आया मुल्तान से, ये फिर राजस्थान, फिर सोलंकी किंग भीमदेवा वन को हरा दिया इसने। सोमनाथ टेम्पल को लूटा। सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में अनहिल वार्ड में। टेम्पल किसने कंस्ट्रक्ट किया था? चालुक्य किंग ने रिकंस्ट्रक्ट कराया था एंड 1951 में रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था वल्लभ भाई पटेल में। 12 ज्योतिर्लिंगा से शिवा की, उसमें 12 में से पहली है ये गुजरात में सोमनाथ। ये मेयर रेडर प्लंडरर नहीं था, उसने बहुत सारा एम्पायर भी बिल्ड किया, पंजाब टू द कैस्पियन सी एंड टू द वेस्ट, समरखंड इन द नॉर्थ। तो समरखंड कहाँ पे? समरखंड ही उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान तक इसका एम्पायर था। एंड गजनविड एम्पायर, इसमें पर्शिया, ट्रांस ऑक्शेनिया, अफगानिस्तान, पंजाब सब आ जाता था। एंड इसकी अचीवमेंट थी बिकॉज ऑफ लीडरशिप एंड रेस्टलेट एक्टिविटीज। एंड ये हीरो माना जाता है, इस्लाम का हीरो माना जाता है मेडिवल हिस्टोरियंस। एंड ये पेट्रोनाइज इसने पेट्रोनाइज किया आर्ट एंड लिटरेचर। फिरदौसी जो पोएट लॉरिएट थे इन द कोर्ट ऑफ महमूद, तो महमूद के कोर्ट में, महमूद गजनी के कोर्ट में जो कोर्ट पोएट थे फिरदौसी, तो फिरदौसी किसके कोर्ट पोएट थे? महमूद के। फिरदौसी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट थे महमूद गजनी के एम्पायर में, फिरदौसी। उन्होंने लिखा है शाहनामे है, बुक ऑफ किंग्स, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है, क्रिएटेड बाय सिंगल पॉइंट। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एपिक पोएम किसने क्रिएट किया? शाहनामे किसने क्रिएट किया? फिरदौसी ने। कोर्ट पोएट थे महमूद गजनी के एम्पायर में। इसे नेशनल एपिक बोलते हैं ईरान की। किसने लिखा है? ये फिरदौसी ने लिखा है। महमूद गजनी के कोर्ट पोएट थे। पर्शियन में लिखी है ये शाहनामे, पर्शियन। तो फिरदौसी महमूद गजनी के कोर्ट पोएट थे, उन्होंने लिखा शाहनामे। अल-बरूनी ये भी महमूद के कोर्ट में थे, उन्होंने लिखी किताब हिंद। तो अल-बरूनी ये पर्शियन थे, उन्होंने लिखी किताब हिंद। एन अकाउंट ऑफ इंडिया ये महमूद के कोर्ट में थे, उन्होंने लिखी किताब हिंदी। अल-बरूनी भी इनके कोर्ट में थे महमूद के। तो इन्होंने पंजाब एंड मुल्तान को कन्क्वेस्ट किया एंड टर्क्स एंड अफगान्स को इन्होंने बोला कि आप फर्दर कन्क्वेस्ट करो, मतलब ही पेव्ड द वे फॉर द टर्क्स एंड अफगान्स फॉर द फर्दर कॉन्क्वेस्ट इन डीपर इंकर्शन इनटू द गैंगेटिक वैली एट द टाइम। एंड इन्होंने इंडिया के रिसोर्स को लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट की, एंड डिप्राइव इंडिया ऑफ हर मैन पावर। तो इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज खत्म होने लगे। इंडिया का पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट किया। हिंदू शाही किंगडम जो गार्ड कर रही थी इंडिया को, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इसलिए इंडिया के जो फ्रंटियर्स विल बिकम डिफेंसलेस, तो बहुत ज़्यादा इन्वेजन हुआ। पंजाब भी इंक्लूड हो गया अफगानिस्तान के गजनी किंगडम में, तो मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ईजी हो गया है इंडिया में। फिर महमूद गोरी क्या थे? गजनी के वैशंस थे एंड इंडिपेंडेंट हो गए। महमूद मर गया 130 में, तो गोरी फिर इंडिपेंडेंट हो गया। इसका एडवांटेज लेके गजनविड एम्पायर डिक्लाइन करने लगा। तो मुइज़ुद्दीन महमूद, इसे महमूद गोरी बोलते थे, इसका नाम था मुइज़ुद्दीन महमूद। इसने गजनी को अपने कंट्रोल में ले गया, वैसल था, इसने गजनी एम्पायर को अपने कंट्रोल में ले गया, महमूद और गजनी के एम्पायर को महमूद गोरी ने। उसने बोला चलो इंडिया अच्छा लग रहा है, तो महमूद और गजनी फिर इंडिया को कन्कर करना चाहता था एंड अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहता था। 1175 में महमूद गोरी ने मुल्तान को कैप्चर किया और पूरा सिंध ऑक्यूपाई कर लिया इन द सब्सिक्वेंट एक्सपीडिशन। मुल्तान कैप्चर किया, फिर सिंध कैप्चर किया। फिर 1188 में इसने पंजाब को अट्रैक्ट किया, खुसरो मलिक को हरा दिया और उसको पंजाब को पूरा कैप्चर कर लिया। तो इससे फिर सतलज में आ गया और चौहान किंगडम में इन्वेस्ट करना ईजी हो गया। तो पहले इसने क्या किया? मुल्तान को, सिंध को कैप्चर किया, फिर उसने खुसरो मलिक से पंजाब भी ले लिया एंड फिर उसने सतलज में ईस्ट वर्ड आया एंड चौहान किंगडम को इन्वेस्ट करने की कोशिश की।
सो खुसरो मलिक लास्ट सुल्तान थे गजनविद एम्पायर के, इसको हरा दिया था किसने? महमूद ऑफ गोरी ने हरा दिया खुसरो मलिक। तो पता था कि अब गोरी आ चुका है तो इंडिया में भी इन्वेट करेगा, तो पृथ्वीराज चौहान ने कन्फेडरेशन बना ली एंड पृथ्वीराज चौहान खड़े हुए और उन्होंने डिफीट कर दिया महमूद ऑफ गोरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 में। लेकिन महमूद गोरी को बहुत ह्यूमिलिएशन फील हुआ, तो उसने बोला कि इसका बदला लूंगा। फिर उसने 1,20,000 की आर्मी गैदर की और फिर आया लाहौर टू पेशावर एंड मुल्तान, बहुत सारी फोर्स लेके आया एंड पृथ्वीराज से बोला कि तुम मुस्लिम बन जाओ नहीं तो मार दूंगा। पृथ्वीराज ने रिजेक्ट कर दिया एंड और फिर लड़ाई हुई। तो इसके बहुत सारे हॉर्स थे, 3 लाख हॉर्सेस थे, 3,000 एलिफेंट थे, बहुत सारे फूड सोल्जर थे। तो बहुत सारे हिंदू राजा एंड चिफियन ने ज्वाइन किया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन डिसीसिव बैटल थी, तो बहुत डिजास्टर था राजपूत के लिए। पॉलिटिकल प्रेस्टीज दैट सफर्ड अ सीरियस सेटबैक। चौहान किंगडम नाउ ले इन द फीट ऑफ द इन्वेडर। फर्स्ट मुस्लिम किंगडम फॉर्मली एस्टैब्लिश हो गया अजमेर। तो फर्स्ट मुस्लिम किंगडम कहाँ एस्टैब्लिश होता? अजमेर में। एंड न्यू एरा ऑफ हिस्ट्री बेगिन। तो मुस्लिम इन्वेजन हो गया अजमेर में। तो सबसे पहले कहाँ पे था? अजमेर। एंड इसके बाद ब्रिलियंट विक्ट्री हुई ओवर द पृथ्वीराज चौहान एट तराइन महमूद गोरी। ये गजनी तक आई लिविंग बिहाइंड इस जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गजनी तो वापस चला गया, फिर उसने अपने यहाँ पे जनरल बिता दिया कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड ऐबक कंसोलिडेट किया उसने अपनी पोजीशन, उसने दिल्ली मेरठ से ऑक्युपाई किया 1193 में। एंड अनदर इन्वेजन हुआ मोहम्मद गोरी। एंड इसने किसके लिए किया था? गहाडुल्ला रूलर जयचंद्रा, गहाडवला रूलर। तो महमूद ऑफ गजनी किसको अगली बार इन्वेट करने आया था? गहाडुल्ला रूलर ऑफ जयचंद्रा। तो उसने जयचंद्रा फोर्सेस को हरा दिया एंड कन्नौज भी मुस्लिम के अंडर आ गया आफ्टर द बैटल ऑफ चंदावर। तो चंदावर में कन्नौज भी मुस्लिम के आ गया। बैटल ऑफ तराइन एंड चंदावर, फिर टर्किश रूल इंडिया में स्टैब्लिश हो गए, दे वर टर्किश। द डाउनफॉल ऑफ द हिंदू किंगडम स्टार्ट पे एनालाइज हिस्टोरिकली। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज दैट यहाँ पे यूनिटी नहीं थी, बहुत सारी फैक्शंस में डिवाइडेड थे एंड एक आपस में लड़ते रहते थे और काफ़ी इसलिए इनकी पावर डिक्लाइन कर गई। मिलिट्री मैटर्स आउट ऑफ डेट थे, मुस्लिम से इन्फीरियर थे एंड इंडियन अभी भी एलिफेंट्स करते थे, मुस्लिम क्विक मूविंग कैवलरी थी उनके पास। एंड मुस्लिम जो लीडरशिप काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन एबल लीडर्स आर रिलीजियस चील एंड ग्रीड फॉर द ग्रेटर वेल्थ। इंडिया प्रोवाइडेड स्टिमुलस टू दैम एंड अमंग हिंदू ड्यूटी ऑफ द फाइटिंग वाज कन्फाइंड टू पर्टिकुलर क्लासेस। फाइटिंग के सिर्फ पर्टिकुलर क्लासेस के पास ड्यूटी, द क्षत्रियास। एंड मोर ओवर हिंदू वर ऑलवेज डिफेंसिव विच ऑलवेज अ वीक पोजिशन। मुस्लिम इन्वेजन के बाद दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश होगी। ये 1206 से रही 1526 तक। 5 डायनेस्टी से स्लेव खिलजी तुगलक सैयद एंड लोधीज इन दिल्ली सल्तनत को रूल करते थे एंड उन्होंने रूल नॉर्थ इंडिया बढ़ाया लेकिन डेक्कन एंड साउथ इंडिया तक अपने रूल बनाया। एंड फार रीचिंग एरियाज में इन्होंने क्या किया? चेंज किए सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन, कल्चर, लाइफ। स्लेव डायनेस्टी को मामलुक डायनेस्टी भी बोलते थे। मामलुक मतलब होता है स्लेव, कुरानिक वर्ड है स्लेव का, तो स्लेव डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी बोलते थे। एंड ये कई 1206 से 1290 तक, 1206 से 1290 तक। तो यहाँ पे 3 डायनेस्टीज थी। कुतुबी डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने फाइट की थी। फिर इलवरी डायनेस्टी इल्तुतमिश ने फाइट की थी। द सेकंड इलवरी डायनेस्टी है, बलबन ने फाइट की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का था ये महमूद गोरी, उसका स्लेव था। तो उसने मिलिट्री हेडक्वार्टर अपना इंद्रप्रस्थ पे स्टैब्लिश किया दिल्ली। तो इसने अपना हेडक्वार्टर कहाँ रखा? इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास। उसने अपनी आर्मी बढ़ाई एंड एस्टैब्लिश ओवर द लॉर्ड इवन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ गोरी। गोरी के टाइम पे इसने अपना पूरा एम्पायर एस्टैब्लिश किया। इंद्रप्रस्थ दिल्ली से चलाता था अपना एम्पायर। एंड 1206 में ऐबक ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी बिकॉज गोरी मर गया। तो उसने सारे कनेक्शन थे किंगडम ऑफ गोरी, उसने सारे खत्म कर दिए और स्लेव डायनेस्टी फाइंड की एज वेल एज दिल्ली सल्तनत। उसने अपना सुल्तान टाइटल लिया, लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। तो उसका कैपिटल था लाहौर। तो पहले इसका हेडक्वार्टर था इंद्रप्रस्थ लेकिन कैपिटल था इसका लाहौर। एंड बहुत ही 4 साल तक रूल कर पाया बिकॉज एंड जो मुस्लिम राइटर्स जैसे ऐबक लाख बख्श बोलते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लिबरल डोनेशन मिल देता था, बहुत ज़्यादा लाख रुपए लोगों को दे देता था। एंड इसने पैट्रोनाइज किया ग्रेटेस्ट स्कॉलर हसन निज़ामी इसके टाइम थे। हसन निज़ामी पर्शियन पोइट थे एंड इन्होंने लिखी है, ये निशापुर से दिल्ली तक आए थे, निशापुर तक माइग्रेट किए थे। एंड इन्होंने लिखी है तजुल मशीर, ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की। अगर दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री बोले तो वो क्या है? तजुल मशीर। किसने लिखी है? हसन निज़ामी, जो कि इसके कोर्ट में थे, ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक की कोर्ट में। हसन निज़ामी इन्होंने लिखी है तजुल मशीर एंड ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत की। उन्होंने स्टैब्लिश किया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार बनाई एंड ये कंप्लीट की थी इल्तुतमिश ने। एंड ये मर गए थे चौगान को खेलते हुए 1210 में। फिर इनको सक्सीड किया आराम बख्श, जिसको 8 महीने तक ये रूल कर पाए। फिर इल्तुतमिश ने इनको मार दिया आराम बख्श को।
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो चिश्ती ऑर्डर के ये सूफी सेंट थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये सूफी ऑर्डर के सेंट थे। ये राष्ट्रीय प्लेस है महरौली दिल्ली में। दरगाह ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है दिल्ली में है, महरौली में। तो ये ऐबक तो मर जाता है चौगान खेलते हुए। अब इल्तुतमिश आते हैं, इलबरी डायनेस्टी के होते हैं, इसलिए इसको इलबरी डायनेस्टी बोलते हैं। उनके जो हाफ ब्रदर थे उनको इन्होंने ऐबक को सोल्ड कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को एज अ स्लेव सोल्ड कर दिया था। एंड अपनी डॉटर की शादी जो थी ऐबक ने इल्तुतमिश से करा दी। तो ऐबक ने उसे इक्तदार ऑफ ग्वालियर का इक्तदार बना दिया था ऐबक ने। किसको? इल्तुतमिश को। 1211 में ऐबक ने आराम बख्श को हरा दिया और सुल्तान बन गया एंड उसने कैपिटल अपनी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम कैपिटल थी लाहौर में, इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी। 10 साल तक इसने रूल किया एंड इसने अपने थ्रोन को बचाने की कोशिश की पहले तो अपने राइवल से। मीन टाइम तैमुजीन जो चंगेज खान बोलते हैं, वो लीडर जो मंगोल का था, वो इंडिया को इन्वेड करना चाहता सेंट्रल एशिया से। उसने जलाउद्दीन मगमरनी जो ख्वारिजम का रूलर था उसको हरा दिया था। तो जलाउद्दीन मगमरनी, तो मगमरनी इंदस रिवर को क्रॉस करके आया और इल्तुतमिश से बोला कि हमें बचा लो। किससे? मंगोल चंगेज खान से, मंगोल से बचा लो। इल्तुतमिश ने बोला कि हम तुम्हें हम तुम्हें शेल्टर नहीं देंगे। तो फॉर्चुनेटली चंगेज खान अपने घर जा रहा था, अपने घर चला गया, तो उसने इंडिया को इन्वेड नहीं किया बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ इल्तुतमिश सेव्ड इंडिया फ्रॉम द wrath ऑफ चंगेज खान। फिर इल्तुतमिश ने मार्च किया बंगाल बिहार, तो बंगाल और बिहार को हरा दिया एंड अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। किस पे? बंगाल एंड बिहार पे। एंड उसने सिंध और मुल्तान को भी एनेक्स किया फ्रॉम दिल्ली सल्तनत। एनेक्स कर लिया सिंध और मुल्तान। राजपूत को सप्रेस किया, राजपूत का रिवॉल्ट, एंड इसने रणथंभौर, जालौर, अजमेर एंड ग्वालियर अपने अंडर ले आया। एंड इसने परामर्श ऑफ मालवा इसको कोशिश करी लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं होता। परामर्श ऑफ मालवा को नहीं ये हरा पाया। चंगेज खान ये मंगोल लीडर था। इसने ख्वारिज़मिन को भी हराया था। यहाँ पे जो लीडर थे जलालुद्दीन मकबरनी, उसको हराया था इसने। तो ख्वारिज़म डायनेस्टी है, इसको मंगोल्स ने हरा दिया था। यहाँ पे लास्ट लीडर थे जलालुद्दीन मकबरनी। तो मंगोल इन्वेजन की वजह से ये हार गया एम्पायर। इल्तुतमिश ने मुल्तान को कैप्चर किया, मुल्तान और सिंध को दोनों को कैप्चर कर लिया इल्तुतमिश ने। परमार्स ऑफ मालवा इनसे नहीं जीत पाया था ये इल्तुतमिश, परमार्स ऑफ मालवा को नहीं हरा पाया। एडिबल लिटरेचर में अग्निवंशी राजपूत थे परामर्श ऑफ मालवा, टैविज्म को फॉलो करते थे। एस्टेब्लिश हुई थी 9 to 10 सेंचुरी में। ऐसा बोला जाता है पहले राष्ट्रकूटास ऑफ मान्य खेता के वेसल्स थे। इल्तुतमिश को बहुत ग्रेट स्टेटमेंट बोला जाता है। उसने मंसूर जो लेटर ऑफ रिकॉग्निशन ले लिया फ्रॉम द अब्बासिड कैलिफेट इन 1292 में, जिससे लीगल सॉवरेन बन गया इंडिया का वो रूलर, इंडिया का लीगल सॉवरेन रूलर बन गया। एंड उसने अपनी डॉक्टर रजिया को अपना सक्सेसर बनाते हैं। एंड हेरिडिटरी सक्सेशन था जो दिल्ली सल्तनत को किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। एंड उसने काफ़ी स्कॉलर्स को पेट्रोनाइज किया, काफ़ी सूफी सेंट्स से जो उस टाइम इंडिया में आए इल्तुतमिश के टाइम, जैसे मिनाज उज सिराज, तजुद्दीन, निज़ामुल मुल्क, महमूद जनादी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन एंड फखरुल मुल्क इसामी। तो ये जो थे ये इसके कोर्ट में रहते थे। एंड इसने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया जो स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉलेस्ट स्टोन टावर इन इंडिया 238 फीट का है। एंड इसने मैग्निफिशेंट मॉस्क बनाई अजमेर में, तो उसने अजमेर में मॉस्क बनवाई। तो अजमेर तो फर्स्ट जगह थी जहाँ पे किसका मुस्लिम इस्टेब्लिश हुए थे। अजमेर शरीफ दरगाह है, मायू कॉलेज इन अजमेर। इट इज़ वन ऑफ द हेरिटेज सिटीज ऑफ हृदय, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना एंड स्मार्ट सिटी मिशन। कुतुब मीनार कंप्लीट कराई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने अरेबिक कॉइनेज सिस्टम इंडिया में स्टार्ट किया, सिल्वर टंका, एंड जिसमें 175 ग्राम थे, तो बिकम अ स्टैंडर्ड कॉइन इन इंडिया। तो सिल्वर टंका स्टार्ट किया, इसमें 175 ग्राम स्टैंडर्ड कॉइन बना दिया इसमें मेडुला इंडिया में। सिल्वर टंका बेसिस रहा, मॉडर्न रुपी का भी बेसिस सिल्वर टंका ही है। तो इल्तुतमिश ने उस टाइम स्टार्ट किया, तो आज तक वही बेसिस है मॉडर्न रुपी का। इसने न्यू क्लास रूलिंग एलाइट की क्लास क्रिएट की, द पावरफुल मिलिट्री लीडर्स से 40, उसने 40 का क्रिएट किया 40 देवर था 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स। फिर रजिया, इल्तुतमिश ने रजिया को नॉमिनेट किया था लेकिन काजी ऑफ दिल्ली और वजीर ने रुकुद्दीन फिरोज को बना दिया लीडर। एंड जब वो रुकुद्दीन फिरोज के आगे मुल्तान में रिवोल्ट करा था गवर्नर, तो उसने सप्रेस करने गया। तो इस अपॉर्चुनिटी को लेकर रजिया अमीर ऑफ दिल्ली के सपोर्ट से दिल्ली सल्तनत पे बैठ गई। तो अमीर थे ये नोबेल लोग होते थे। एक एबेशियन स्लेव था याकूत, मास्टर ऑफ द रॉयल हॉर्स, उसने अपॉइंट किया और उसने अपने फीमेल अपेयर को डिस्कार्ड कर दिया और अपना फेस खुला होकर जाती थी कोर्ट में।
और वो हंटिंग करने भी जाती थी और आर्मी को भी लीड करती थी। एंड इससे टर्किश नोबल बहुत नाराज हो गए। 1240 में अल्तुनिया जो बटिंडा का गवर्नर था उसने रिवोल्ट कर दिया। एंड वो रिवोल्ट को सप्रेस करने के लेकिन अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया एंड रजिया को प्रेसिडेंट बना दिया। तो अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया एंड रजिया को प्रेसिडेंट बना दिया। एंड टर्किश नोबल ने बहराम को जो संत इल्तुतमिश के उसको थ्रोन पे बिठा दिया। एंड तो बहराम अब थ्रोन पे बैठ गया। लेकिन रजिया ने अल्तुनिया से बोला कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगी और तुम राजा बन जाना। लेकिन उसको फिर जब वो लौट रही थी दिल्ली सल्तनत पे उसे हरा दिया और मार दिया। तो उसने अल्तुनिया से शादी कर ली थी। तो रजिया फाल हुई तो इससे क्या हुआ कि 40 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो फिर उस कुछ सालों तक बहराम रहे। फिर मसूद, बहराम के बाद मसूद ने रूल किया और फिर स्ट्रगल चलती रही ऑफ द सुप्रीमेटी बिटवीन द सल्तनत एंड नोबल्स। 1296 में नसरुद्दीन मोहम्मद आए। वो यंगर सन थे इल्तुतमिश के एज अ सुल्तान। एंड उसके बाद बलबन आ गए 1246 में। तो ग्यासुद्दीन बलबन और इसे उलुग खान भी बोलते थे, ग्यासुद्दीन बलबन को, ये नायब था और रिएजेंट था सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद का। तो ये रिएजेंट के काम करता था। जो यंगर सन थे इल्तुतमिश के नसरुद्दीन मोहम्मद, उनका रिएजेंट की तरह काम करता था। एंड उसने इसकी डॉटर को नसरुद्दीन मोहम्मद डॉक्टर सुल्तान की डॉटर से भी शादी कर ली थी। एंड फिर लेकिन काफ़ी राइवल्स थे इसके कोर्ट में। तो सारी डिफ़िकल्टीज़ को ख़त्म करना था। 1246 में नसरुद्दीन मोहम्मद मर गया विदाउट इश्यू एंड बलबन थ्रोन पे बैठ गया क्योंकि बलबन ही सबसे ज़्यादा पावरफुल था। एंड काफ़ी रिएजेंट था तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम पता थी दिल्ली सल्तनत में क्या क्या प्रॉब्लम है। उसे पता सबसे ज़्यादा थ्रेट है वो 40 से है। तो उसने बोला कि सबसे पावरफुल अथॉरिटी मोनार्की क्यों नहीं, सबसे पावरफुल मोनार्क होना चाहिए तभी आप एम्पायर को इंटैक्ट करके रख सकते हो। तो इसने बलबन ने बोला सुल्तान वॉज द शेडो ऑफ द गॉड ऑन अर्थ, कि भगवान की ही परछाई है एंड रेसिपिएंट ऑफ द डिवाइन ग्रेस। बलबान ने रिग्रेस कोड डिसिप्लिन लेके आया और न्यू कस्टम जैसे प्रोस्टेशन एंड जैसे सुल्तान के फीट को किस करना, अपनी सुपीरियरिटी दिखाना नोबल्स को, ये सब किया उसने। पर्शियन फेस्टिवल भी स्टार्ट किया नवरोज, नोबल्स को इम्प्रेस करने के लिए एंड पीपल विद वेल्थ एंड पावर। एंड he stood forth as a champion of Turkish nobility. At the same time, उसने अपनी पावर नोबल्स को नहीं दी। तो उसने पर्शिया नवरोज लाइक पर्शियन फेस्टिवल नवरोज स्टार्ट किया, लेकिन जो अपनी पावर थी वो नोबल्स को नहीं देता था। एंड इंडियन मुस्लिम को कोई भी इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं दी जाती थी। तो स्पाइस अपॉइंट करता था नोबल्स की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। एंड उसने 40 की जो पावर थी सबको मरवा दिया। एंड जो उनको ही छोड़ा जो ऑबिडियंट से, और सारे को एलिमिनेट कर दिया बाई फेयर और फॉल मीन्स। फिर मलिक बकवक जो गवर्नर का बदाऊँ था एंड उसको पब्लिकली उसने मार दिया फॉर हिज क्रुएलिटी टुवर्ड्स सर्वेंट। तो मलिक बकवक था तो बहुत ही क्रूअल था अपने सर्वेंट के लिए। तो गवर्नर बदाऊँ तो उसने पब्लिकली फ्लोट कर दिया, उसे पब्लिकली हैंग कर दिया। ये था मालिक बकबक द गवर्नर ऑफ बदाऊँ। अबेशियन पीपल, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लोगों को बोलते हैं अबेशियन पीपल। पर्शियन न्यू ईयर होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में किसने, बलबन ने। स्टेशन होता है मतलब सीधे लेट जाओ ग्राउंड पे सामने के साथ। मालिक बकबक गवर्नर था बदाऊँ का, उसे पब्लिकली फॉर्स्ड किया गया। पब्लिकली फ्लॉग्ड मतलब किसी को स्टिक से मारना पब्लिकली, सो ही वॉज फ्लॉग्ड। तो इसने मलिक बकबक जो बदाऊँ का गवर्नर था उसे पब्लिकली उसने मारा था फॉर हिज क्रुएलिटी टुवर्ड्स हिज सर्वेंट। अवध का गवर्नर था हैयबत खान, उसको भी पनिश किया था कि उसने एक माइन को मार दिया था जो ड्रंक था, तो यू फॉर किलिंग अ मैन हु वाज ड्रंक। शेर खान जो बठिंडा का गवर्नर था उसको भी उसने जहर दे दिया। पंजाब में बठिंडा यहाँ का गवर्नर, उसको भी जहर दे दिया था शेर खान को। किंगडम को बनाने का काम नहीं किया, इसने ज़्यादा अटेंशन की कि जो लॉ एंड ऑर्डर उसको बना के रखे। उधर सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया दीवानी अर्च इसने बनाया बलबन ने। आर्मी ऑर्गेनाइज, अपने आर्मी को रिऑर्गेनाइज किया। एंड आर्ट्स दिल्ली के बाहर उसने जो दिल्ली के बाहर मेवाती स्प्लेंडर कर रहे थे, दिल्ली के बाहर मेवाती स्प्लेंडर कर रहे थे, से रहे थे मेवातीस। ये मुस्लिम रूलिंग कम्युनिटी थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, तो दिल्ली को ये काफ़ी प्लंडर कर रहे थे मेवातीस से। मेवाती लैंग्वेज इंडो आर्यन लैंग्वेज है मेवात रीजन की, देवनागरी में लिखी जाती है। तो मेवातीस के अगेंस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया और ये रॉबरीज ने प्रिवेंट की, रॉबरीज को रोका। एंड रॉबर्स को मर्सीलेसली परस्यूट किया जाता था, मार दिया जाता था। एज अ रिजल्ट रोड काफ़ी सेफ हो गया बलबन के टाइम। 1279 में जो तुगरुल खान था जो बंगाल का गवर्नर था, उसने बलबन के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। उसने उसे सप्रेस किया उसको और उसका गला कटवा दिया तुगरुल खान का। नॉर्थ वेस्ट में मंगोल फिर से आ गए, तो बलबन ने अपने प्रिंस को भेजा, महमूद उनका प्रिंस था बलबन ने,
अपने बेटे को भेजा महमूद को, एंड महमूद को मार दिया गया, मंगोल से महमूद को मार दिया गया। तो काफ़ी मोरल ब्लो था सुल्तान का। बलबन 1287 में ही डाइड। उसका बेटा भी मर गया, वो भी मर गया। तो अनडाउटली वन ऑफ द मेन आर्किटेक्ट्स बोलते हैं बलबन को दिल्ली सल्तनत का। उसने मोनार्की की पावर बढ़ा दी, एंड ही कुड नॉट फुली सेफ गार्ड इंडिया, एंड इंडिया को बचा नहीं पाया मंगोल इन्वेजन से। लेकिन एंड बलबन जब मरा तो उसके ग्रैंड सन कैकुबत वो सुल्तान बना, एंड 4 साल तक वो रूल बना। इनकम्पिटेंट रूलर था कैकुबत, इसका जो बच्चा था। फिर जलाउद्दीन ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। खिलजी डायनेस्टी आए तो दैट मार्क द जेनिथ ऑफ मुस्लिम इंपीरियलिज्म इन इंडिया। तो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे जलाउद्दीन खिलजी, एंड उन्हें 70 साल के थे ये जब वो पावर में आए, एंड काफ़ी जनरस और लीनियर थे। तो मलिक छज्जू ये नेफ्यू का बलबन था, बलबन का नेफ्यू था। उन्होंने बोला कि ठीक है तुम कारा के गवर्नर रहो। तो जो बलबन ये कारा है, तो जो मलिक छज्जू था नेफ्यू था बलबन का, उसने बोला कि तुम कारा के गवर्नर बन जाओ। लेकिन उसने लीनियंसी को समझा एज अ वीकनेस। तो जब छज्जू ने रिवॉल्ट किया तो खिलजी तो जो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सप्रेस कर दिया, एंड उसको फिर माफ कर दिया गया। जब ठग्स ने कंट्री को लूट किया, दे वर अलाउड टू गो आफ्टर अ सीवियर वार्निंग। जब लूटते था कोई तो उसे बस वार्निंग देके छोड़ दिया जाता था। 1292 में मलिक छज्जू फिर से रिवॉल्ट किया, फिर उसने अपने उसके सन इन लॉ से रिप्लेस कर दिया अलाउद्दीन खिलजी। तो उसने सन इन लॉ को बिठा दिया एज अ गवर्नर। फिर 1296 में अलाउद्दीन ने एक्सपीडिशन किया देवनागरी, और फिर कान्हा में आया लौट के। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही ट्रेशरली मर्डर कर दिया अपने फादर अल्लाह जलाउद्दीन खिलजी का, और दिल्ली सल्तनत पे बैठ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी हॉस्टाइल नॉवेल्स थे उसको काफ़ी गिफ्ट्स दिए, और अमीर सर दिल्ली या नोबल्स को काफ़ी गिफ्ट दिए कि अब उसके नोबल्स और ये अमीर इसके साइड आ जाए। एंड जो अपोज करता था उसे वो बहुत ही पनिश करता था, एंड उससे काफ़ी रेगुलेशन बनाए नोबल्स को कंट्रोल करने के लिए। उसने कन्विंस कर लिया कि जो जनरल प्रोस्पैरिटी ऑफ नोबल्स की, और इंटर मैरिज होती है, नोबल फैमिली आपस में शादी करते हैं, और स्पाइस सिस्टम इनएफिशिएंट है, और ड्रिंकिंग लिकर जो ये शराब वराब पीते रहते हैं, ये बेसिक रीजन है फॉर द रिबेलियंस। तो उसने 4 ऑर्डिनेंस पास किए। उसने सारी प्रॉपर्टी थी नोबल्स की सारी कन्फेस्टिगेट कर दी, नोबल्स को कोई प्रॉपर्टी दी आएगी। इंटेलिजेंस सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, और सीक्रेट एक्टिविटीज जो भी होती थी वो तुरंत सुल्तान को रिपोर्ट की जाती थी। लिकर का पब्लिक सेल और ड्रग्स वो पूरी पूरी तरह स्टॉप कर दिया गया। अब कोई भी ना ही शराब बिकती थी ना ही ड्रग्स। सोशल गैदरिंग नहीं अलाउड थी विदाउट परमिशन ऑफ सुल्तान, एंड ऐसे हार्श मेजर लिए तो रिबेलियन से अपने एम्पायर को अलाउद्दीन खिलजी ने बचा रखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इस्टेब्लिश की, उसको सबको कैश में पैसे देता था। अकॉर्डिंग टू फेरिश्ता उसने कम से कम 4,75,000 कैवलरी मैन रखे थे, और इसने दाग और हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया। दाग मतलब ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स को ब्रांड करता था, एंड हुलिया मतलब डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स, एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी इन स्टॉक इंश्योर करने के लिए वो स्ट्रिक्ट रिव्यू करता था आर्मी, एंड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो आर्मी का बार बार रिव्यू भी होता है स्ट्रिक्ट मैक्सिमम एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। एंड इसने सैलरी इंट्रोड्यूस की इन द कैश, एंड इससे क्या हुआ कि प्राइस रेगुलेशन बढ़ गए, इसे बोलते हैं मार्केट रिफॉर्म्स। तो मार्केट रिफॉर्म लेके आया। इसने 4 सेपरेट मार्केट स्टैब्लिश किए, एक ग्रेन के लिए था, एक कपड़े के लिए था, एक शुगर के लिए था, एक ड्राई फ्रूट्स के लिए था, बटर ऑयल। तो एक था किसके लिए, एक ग्रेन के लिए था कि आपको अनाज वनाज खाने का मिलेगा। एक था क्लोथ, शुगर, ड्राई फ्रूट, बटर एंड ऑयल। फिर थर्ड हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल, एंड फोर्थ मिसलिनियस कमोडिटीज के लिए था। एंड इसने मार्केट में एक हाई ऑफिसर रखा जिसे बोलते थे शनाहाई मंडी या मार्केट ऑफिसर था। एंड सप्लाई ऑफ द ग्रेन इंश्योर की जाती थी बाई होल्डिंग स्टॉक इन द गवर्नमेंट स्टोर हाउसेज। तो गवर्नमेंट स्टोर हाउसेज थे, वहाँ पे ग्रेन स्टोर किया जाता था कि सप्लाई ना ज़्यादा हो ना ज़्यादा कम हो। एंड रेगुलेशन वर्स फिक्स थे, तो सारे कमोडिटीज़ के प्राइस फिक्स थे। एक सेपरेट डिपार्टमेंट आया दीवानी रियासत, एंड एक ऑफिसर के अंडर रखा था नायब ए रियासत। तो दीवानी रियासत के अंडर था नायब ए रियासत, उसका ऑफिसर था। एंड हर एक मर्चेंट रजिस्टर करता था एज अंडर द मार्केट डिपार्टमेंट। एक सीक्रेट एजेंट थे जिन्हें मुनियाज बोलते थे, वो बताते रहते थे क्या क्या मार्केट्स में चल रहा है। सुल्तान छोटे मोटे बच्चों को भेजते थे, स्लेव बॉयज। वो देखते थे कि प्राइस कोई ज़्यादा कम तो नहीं ले रहा है, एंड जो भी वायलेशन करता था उसे बहुत ही पनिश किया जाता था, सिविली पनिश। एंड बहुत ही ज़्यादा हार्श पनिशमेंट दिए जाते थे अगर कोई ज़्यादा प्राइस लगाता था, या कोई चीट कर देता था, या फॉल्स वेट एंड मेजर यूज़ करता था। फेमाइन के टाइम में सेम प्राइस मेंटेन किए जाते थे। एंड पता नहीं था कि मार्केट रेगुलेशन दिल्ली में भी थे कि नहीं थे, बट अप्लाइड इन द प्रोविंशियल। ये पता था कि मार्केट रेगुलेशन दिल्ली में थे, लेकिन
और अदर टाउन्स में थे कि नहीं थे ये नहीं पता, मार्केट रेगुलेशन हर जगह थे कि नहीं थे। अपार्ट फ्रॉम द मार्केट रिफॉर्म, अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप लिए लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो फर्स्ट सुल्तान था सर लैंड का मेजरमेंट स्टार्ट किया, तो पहला सुल्तान है जिसने मेजरमेंट ऑफ लैंड स्टार्ट कराया। तो जो भी बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो उन्हें भी बच नहीं सकते थे टैक्स पे करने से, तो लैंड रेवेन्यू कैश में कलेक्ट होता था। तो इससे फिर कैश में कलेक्ट होता था, सुल्तान भी कैश में पे करता था अपने सोल्जर्स को। रेवेन्यू रिफॉर्म दैट पुट द बेसिस इन द फ्यूचर रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह एंड अकबर। मिलिट्री कैंपेन देखे तो उसकी 6 टाइम्स ने मंगोल के अगेंस्ट आर्मी भेजी। तो फर्स्ट 2 सक्सेसफुल थी एंड थर्ड टाइम मंगोल ख्वाजा तक आ गया और दिल्ली तक आ गया, लेकिन फिर कैपिटल सिटी में एंटर करने से बचा लिया अपने आप को। तो फिर नेक्स्ट मंगोल इन्वेजन से बहुत ज़्यादा ही डेल्ट वेरी सीवियरली। तो मंगोल से 6 बार इसने लड़ाई की अलाउद्दीन खिलजी ने एंड थाउजेंड्स ऑफ मंगोल को मारा इसने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को फोर्टिफाई किया एंड गाजी मलिक को वेस्ट को बॉर्डर बना दिया, मार्चेस टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर। तो जो गवर्नर है गाजी मलिक, आगे जाके गाजी मलिक ही ये बन जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो गाजी मलिक कहाँ पे अभी, ये मंगोल्स को बचाने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में गाजी मलिक को प्रोटेक्ट करने लगे, टू प्रोटेक्ट द फ्रंटियर गाजी मलिक को बिठा दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट था इंक्लूड एक्सपीडिशन अगेंस्ट गुजरात, मेवाड़ एंड डेक्कन। तो इसने कहाँ कहाँ के गुजरात में, मेवाड़ में और डेक्कन पे अटैक किया। दौलताबाद और देवागिरी में एक्सपीडिशन किया था किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। सो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सपीडिशन किया था टू द देवागिरी और फिर कारा में आया। फिर कारा इसे गवर्नर बना दिया था कारा का अलाउद्दीन खिलजी ने। काजिल मलिक बाद में गियासुद्दीन तुगलक बना गया था, इसे वेस्टर्न फ्रंटियर का कमांडर संभाला था। वेस्टर्न फ्रंटियर इसको इंडिया दे दिया था, किसने दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वैसे गाजी मलिक को अपॉइंट किया एंड मिलिट्री कॉन्स्क्वेट थे अलाउद्दीन खिलजी के एंड इसने एक्सपीडिशन किया अगेंस्ट गुजरात, मारवाड़ एंड डेक्कन। ऐसे नुसरत खान को भेजा और उलुग खान को भेजा गुजरात को कैप्चर कर लेंगे 1299। इसने बोला नुसरत खान और उलुग खान को गुजरात को कैप्चर कर लेंगे 1299 एंड इसकी किंग और इसकी डॉटर भाग गई एंड क्यून को पकड़ लिया गया और देन सेट टू दिल्ली। काफूर एंड इनच को दिल्ली लाया गया एंड लेटर उसको, तो ये इनच कहाँ से लाए थे काफूर को, ये लेके आए थे मेवाड़ से, गुजरात से लेके आए थे एंड इसको मिलिट्री कमांडर बना दिया गया। फिर 1301 में अलाउद्दीन ने रणथंभौर पे लड़ाई की एंड 3 महीने के बाद 3 महीने तक रणथंभौर को हराया। फिर वहाँ की जो वुमेन थी राजपूत वुमेन, उन्होंने जौहर कर लिया। तो अलाउद्दीन फिर चित्तौड़ में गए, काफ़ी पावरफुल स्टेट थी एंड उन्होंने काफ़ी मंथ लगे चित्तौड़ को। 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ फोर्ट को भी हथिया लिया। राजा रतन सिंह और उसके सोल्जर ने बहुत ही ज़्यादा फाइट किया लेकिन सबमिट कर दिया। फिर राजपूत वुमेन रानी पद्मावती, उन्होंने भी जौहर परफॉर्म कर लिया। पद्मावनी एपिसोड पद्मावत बुक में लिखी है भाई, जयसी ने लिखी है पद्मावती के बारे में। तो पद्मावती बुक किसने लिखी है, पद्मावत जयसी। अलाउद्दीन खिलजी के ग्रेट अचीवमेंट इन द डेक्कन एंड फार साउथ। तो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी रीजन में जब अलाउद्दीन खिलजी थे, यादवास ऑफ देवागिरी, काकात्यास ऑफ वरांगल, होयसाला ऑफ द्वारा समुद्र एंड पांड्यास ऑफ मदुराई। रणथंभौर फोर्ट को हरा दिया था 3 महीने के बाद। रणथंभौर के बाद ही मार्च अगेन चित्तौड़ ये नस्कोवलिटी साइड है, यहाँ पे कैपिटल इसका है, मेवाड़ का कैपिटल था चित्तौड़। सो ये चित्तौड़ फोर्ट थे। यहाँ पे कौन से राजा थे, राजा रतन सिंह थे। राजा रतन सिंह इन्होंने सबमिट कर दिया था चित्तौड़ में, यानी कि जो रानी पद्मावती थी इन्होंने जौहर किया था। तो ये जो मलिक मोहम्मद जयसी, ये इंडियन पोइट और पीर थे। पीर एक सूफी मास्टर और स्पिरिचुअल गाइड को बोलते हैं पीर। ने ये पद्मावत किस लैंग्वेज में लिखी, अवधी लैंग्वेज में लिखी है। अवधी लैंग्वेज और पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे एंड ये पद्मावत इन्होंने लिखी है। मालिक मोहम्मद जयसी ये सूफी पोइट और पीर। पद्मावत लिखी ना 1540 में, 300 साल बाद पद्मावत 1540। तो ये थे यादवास ऑफ देवागिरी। तो ये यहाँ पे यादवास ऑफ देवागिरी पे फाइट किया एंड काकात्यास ऑफ वारंगल। सो यादवास ऑफ देवागिरी, काकात्यास ऑफ वारंगल, होयसाला ऑफ द्वारा समुद्र। तो यहाँ पे थे होयसाला ऑफ द्वारा समुद्र एंड फिर थे पांड्यास ऑफ मदुरई। तो यहाँ थे पांड्यास ऑफ मदुरई। अलाउद्दीन ने भेजा मलिक कफूर अगेंस्ट द रूलर ऑफ देवागिरी, ये थे रामचंद्र देवा एंड उन्होंने बोला कि रामचंद्र देवा ने सबमिट किया और उन्हें ट्राइब्यूट पे कर देते। देवागिरी के रूलर रामचंद्र देवा को हरा दिया। किसको भेजा था इन्हें, मलिक कफूर को भेजा था 1309 में एंड इसके रूलर थे प्रतापभद्र देवा, इनको हरा दिया और बहुत सारी बूटी लेके आए उनसे। फिर मलिक कपूर के नेक्स्ट टारगेट था होयसाला रूलर, जिनका नाम था वीरा बलाला थर्ड एंड उनको हरा दिया। फिर बहुत सारी बूटी लेके आए दिल्ली तक। कपूर फिर उन्होंने पांड्यास के लिया, वीरा पांड्या थे
एंड वो मदुरई से भाग गए। कपूर ने सीज किया और बहुत सारी वेल्थ लेके आए पांड्या किंगडम से और फिर दिल्ली में लेके आए। अलाउद्दीन खिलजी मर गया 1316 में। एंड सुल्तान इलिटरेट था लेकिन उसने पोइट्स को पेट्रोनाइज किया था। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन इनके टाइम थे। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन इनके टाइम थे। हसन निजामी किसके टाइम थे? वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन अलाउद्दीन खिलजी के टाइम के थे। तो काकतीय, होयसला एंड वारंगल तीनों को हरा दिया। काकतीय, होयसला एंड पांड्यास तीनों को हरा दिया। वारंगल में प्रतापरुद्र देवा एंड होयसाला रूलर वीरा बल्लावा थर्ड एंड पांड्या रूलर वीरा पांड्या। सो पांड्या किंगडम को हरा दिया। वीरा पांड्या थे यहाँ पे। अमीर खुसरो थे 1253 में अराउंड। ये किसके कोर्ट में थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के। बोलते हैं अमीर खुसरो दिलावी, ये सूफी म्यूजिशियन, पोइट एंड स्कॉलर साउथ एशिया से। इसको फॉलो करते थे, निजामुद्दीन औलिया को फॉलो करते थे अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया। अलाई दरवाजे बनाया। अलाउद्दीन खिलजी तो अलाई दरवाजा बनाया और कैपिटल बनाया सिरी में। तो अलाई दरवाजा बनाया, इन्होंने कैपिटल बनाया सिरी। तो अलाउद्दीन के टाइम इन्होंने कैपिटल कहाँ बनाया? सिरी में। सिरी कहाँ पे? दिल्ली में। तो ये सिरी फोर्ट ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। तो ये जो फोर्ट सिरी फोर्ट है सिटी ऑफ न्यू दिल्ली, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था ये सिरी फोर्ट। मंगोल से बचाने के लिए सिरी फोर्ट बनाया था। दरवाजा बनाया, सिरी कैपिटल बनाया। फिर मुबारक शाह, खुसरो शाह, ये सक्सेसर थे अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन है? मुबारक शाह, खुसरो शाह। फिर गाजी मलिक जो गवर्नर था दिपलापुर का। सो यहाँ पे दिपलापुर है। सो दिपलापुर पंजाब पाकिस्तान में, यहाँ पे गवर्नर था ये कौन था? गाजी मलिक। उसने सुल्तान खुसरो शाह को मार दिया एंड उसने दिल्ली के थ्रोन पर बैठ गया और अपना नाम रखा गियासुद्दीन तुगलक इन 1320 में। फिर अब आता है तुगलक डायनेस्टी 1330 टू 1411। तो तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर था गियासुद्दीन तुगलक, उसका नाम था गाजी मलिक। एंड इसने अपने सन जौना खान को भेजा वारंगल से फाइट करने के लिए और इसने प्रतापरुद्र को भी हरा दिया और बहुत सारा पैसा लेके आया। फिर गियासुद्दीन ने अपना इस्टेब्लिश किया तुगलकाबाद, दिल्ली के पास इस्टेब्लिश किया तुगलकाबाद। तो किसने इस्टेब्लिश किया? गियासुद्दीन तुगलक ने। उल्लुक खान, उसको उसने ट्रेशनली किल कर दिया अपने फादर को और अपना बैठ गया मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक ने अपने ही फादर को मार के उलुग खान ने अपने आप फादर को मार के खुद बैठ गया गद्दी पे और अपना नाम रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक। इस यासुद्दीन तुगलक ने वारंगल के जो किंग थे, वारंगल के रूलर के थे प्रतापरुद्र, उनको हरा के बहुत सारा पैसा लूटा था। तुगलकाबाद एस्टेब्लिश किया था गियासुद्दीन तुगलक। यहाँ पे तुगलकाबाद एस्टेब्लिश किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद तो तुगलकाबाद एस्टेब्लिश किया था गियासुद्दीन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपने फादर को मार के गद्दी पे बैठ गया। अट्रैक्टिव कैरेक्टर था इन द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। इसकी बहुत सारी एम्बिशियस, इसकी नोबल एक्सपेरिमेंट की तरह वजह से काफ़ी अट्रैक्टिव कैरेक्टर था एंड काफ़ी नोबल एक्सपेरिमेंट किए एंड जो बहुत ही ज़्यादा फेलियर थे। बट एंड दे वर ऑल फार हेड विद फाइन। बहुत टॉलरेंट थे रिलीजियस मैटर में, टॉलरेंट था काफ़ी। डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे इजिप्ट, चाइना एंड ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखे मोहम्मद बिन तुगलक ने। काफ़ी लिबरल एंड बेनिफिशियल रिफॉर्म लेके आया बट सारे रिफॉर्म्स फेल हो गए। जैसे कंटेम्प्रेरी राइटर है इसामी बरूनी इंडियन बतूता and were unable to give his current picture about his personality. मोहम्मद बिन तुगलक सिर्फ दिल्ली सुल्तानत था जिसे comprehensive literacy and religious and philosophical education मिलती है। इसे literacy, religious and philosophical education मिलती तो इकलौता पढ़ा लिखा सुल्तान था। और मोहम्मद बिन तुगलक इसने देवागिरी को अपनी सेकंड कैपिटल बनाने की कोशिश करी। तो ये दौलताबाद देवागिरी को चाहता था कि अपनी सेकंड कैपिटल बनाए। सोचा था साउथ में अच्छा कंट्रोल होगा, देवागिरी को अपनी सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था। वो देवागिरी को अपने सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था। तो 1327 में उसने एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की कि जो रॉयल हाउस होल्ड के जितने भी उलेमाज है, सूफीज है, सब दिल्ली से देवागिरी जाएंगे और उसने नाम दिया दौलताबाद। जब उसे रेसिस्ट किया गया तो दौलताबाद अभी जो है ना नाम ये दिया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जब सुल्तान ने रेजिस्ट किया तो उसने सबको रूथलेसली अपने ऑर्डर दिए और इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों को तकलीफ हुई। 1500 किलोमीटर दोनों डिस्टेंसेस थी, बहुत ही रिग्रेस जर्नी में काफ़ी लोग रास्ते में ही मर गए। फिर 2 साल तक रहे वहाँ पे, फिर उसने दौलताबाद को छोड़ दिया, फिर से दिल्ली आ गया। टोकन करेंसी की बात करें 1329-1330 मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी स्टार्ट की। बहुत शॉर्ट सिल्वर का काफ़ी कमी हो रही थी 14th सेंचुरी में। कुबलई खान थे चाइना में, उन्होंने ऑलरेडी पेपर मनी स्टार्ट कर दी थी। सेम मैनर मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर कॉइन इशू किए सिल्वर टंका के। उन्होंने बोला कि ये एक सिल्वर टंका है वो कॉपर कॉइन के बराबर होगा। लेकिन फॉर्जिंग न्यू कॉइन्स को लाइक ही कुड नॉट प्रिवेंट द फॉर्जिंग ऑफ न्यू कॉइन्स। नकली कॉइन बनने लगे तो गोल्ड स्मिथ क्या करें फॉर्ज कॉइन बनाने लगे ऑन अ लार्ज स्केल। तो न्यू कॉइन्स अब मार्केट में एक्सेप्ट ही नहीं करता था कोई। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्कुलेशन और टोकन करेंसी बंद कर दी। उसने बोला कि ठीक है हम एक्सचेंज कर देंगे सिल्वर कॉइन से तो कॉपर कॉइन्स। बहुत सारे लोग एक्सचेंज करने लाए लेकिन ट्रेजरी खाली पड़ गई। फिर अकॉर्डिंग टू बरौनी पूरा बड़ी बड़ी हीप लगी रहती थी ऑन द रोड इन द तुगलकाबाद कॉपर कॉइन्स की। टैक्सेशन देखे तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट फेलियर हुए तो दौलताबाद वाला और कॉपर कॉइन वाला। तो बहुत ज़्यादा
खाली खाली पड़ गया इनका जो भी मनी था, बहुत सारा वेस्ट हो गया। तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए इसने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया दोआब में, गंगा यमुना रीजन के बीच में लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। तो बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी और एक्सेसिव स्टेप था, इससे बहुत ही ज़्यादा फेमाइन चल रही थी उस टाइम, तो बहुत सारे फीज एंड रिवोल्ट हुए। तो उसने सारे हार्श मेजर लिए और रिवोल्ट को क्रश कर दिया। एंड सुल्तान ने रियलाइज़ किया कि कुछ रिलीफ मेजर देने चाहिए। तो उसने उसने बोला कि रियल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा प्रॉब्लम, तो टकावी लोन देने लगा, कल्टीवेशन के लिए लोन। तो उसने फार्मर को पैसे दिए, सीड खरीद सके और अपना कल्टीवेशन कर सके। एक सेपरेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टार्ट किया दिवानी को ही एग्रीकल्चर के लिए। एंड 64 माइल्स स्क्वायर माइल्स मॉडर्न फार्म क्रिएट किया इन द एरिया ऑफ 64 माइल्स, फॉर विच गवर्नमेंट स्पेंड 70 लाख टन काज। तो उसके लिए 70 लाख टन काज बनाए, तो मॉडल फार्म क्रिएट किया। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट था मॉडल फार्म क्रिएट करने का, जिसके लिए इसने इतने पैसे 70 लाख टन का स्पेंड किए, ये फिरोज शाह तुगलक ने भी कंटिन्यू किया। और रिबेलियंस जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम बहुत सारे रिबेलियंस होने लगे, जैसे हसन शाह का रिबेलियन होता, कहाँ से, और उन्होंने मदुरई सल्तनत का स्टैब्लिश किया। हसन शाह ने क्या किया, यहाँ पे मदुरई सल्तनत का स्टैब्लिश किया हसन शाह ने। तो ये रिवॉल्ट कर दिया किसके अगेंस्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट। एंड 1336 में विजयनगर किंगडम फाउंड हो गई। 1336 में विजयनगर किंगडम फाउंड हो गई। हरिहरा एंड बुक्कराया वन इन 1336, चली 1646 तक। 1347 में बहमनी किंगडम स्टैब्लिश हो गई। तो एक एक एम्पायर बार बार जा रहा है, यहाँ पे मदुरई, फिर विजयनगर, यहाँ पे बहमनी किंगडम 1347 में। तो एक एक एम्पायर बाहर जाता जाता है। तो हसन शाह ने मदुरई स्टैब्लिश करी, मदुरई सल्तनत। 1330 से विजयनगर किंगडम, 1347 में बहमनी सिस्टम एंड गवर्नर ऑफ अदर अवध, मुल्तान एंड सिंध, इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ मोहम्मद तुगलक। तो अवध, मुल्तान एंड सिंध ने रिवोल्ट कर दिया। बहमनी किंगडम फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम थी साउथ इंडिया में। बहमनी किंगडम फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम इन साउथ इंडिया। कैपिटल थी गुलबर्ग, फिर बिदर। अवध एंड मुल्तान एंड सिंध ने रिवोल्ट कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट। जो गुजरात तागी था वो भी खड़ा हो गया सुल्तान के अगेंस्ट। एंड 3 साल लगाई मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको पकड़ते पकड़ते। मोहम्मद बिन तुगलक की हेल्थ बहुत खराब हो गई एंड 1351 में मर गया। तो बदौनी ने लिखा है, सुल्तान वॉज फ्री फ्रॉम हिज पीपल एंड पीपल फ्रॉम द सुल्तान। अकॉर्डिंग टू वर्नी, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज मिक्सचर ऑफ अपोजिट एंड हिज रेन मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। इसके बाद एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। तो बदौनी कौन थे, ये ट्रांसलेटर थे मुगल एम्पायर में, हिस्टोरियन ट्रांसलेटर थे बदौनी। इन्होंने ट्रांसलेट किया रामायण एंड महाभारत को रजमनामा। बहुत ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, जो अकबर रिफॉर्म करता था उसको अपोज करता था। रजमनामा ये पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का। रजमनामा तो मतलब होता है वॉर एपिक। अकबर ने क्या स्टार्ट किया था, इबादत खाना स्टार्ट किया था। ट्रांसलेशन होता था वहाँ पे फतेहपुर सीकरी में, तो वहीं पे रजमनामा लिखा था। काफी ट्रांसलेशन करवाया संस्कृत बुक्स का पर्शियन लैंग्वेज में। रजतरंगिणी, रामायण एंड महाभारत कहाँ पे करवाया, अपनी इबादत खाना में। रजमनामा किसने किया था, अब बदौनी ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक बन जाता है राजा। एंड फिर यूनिक डिस्टिंक्शन थी, एंड दैट वाज बीइंग चोजन एज अ सुल्तान बाय द नोबल्स। तो नोबल्स ने चूज किया था फिरोज शाह तुगलक ने। एंड उसने खानई जहान मकबल को, एक तेलुगु ब्राह्मण को वजीर बना दिया। ही अपॉइंटेड खानई जहां मकबल, तेलुगु ब्राह्मण अपॉइंटेड एज अ वजीर। तो खानई जहां मकबल को इसने वजीर बना दिया। वजीर हेल्प इन सुल्तान इन एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनिंग द प्रेस्टीज ऑफ द सुल्तानेट ड्यूरिंग द पीरियड। तो इसने जो एक तेलुगु ब्राह्मण जो कन्वर्ट हो गया था मुस्लिम में, उसको अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। एंड सारा वो प्रेस्टीज, तो द वजीर हेल्प द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन प्रेस्टीज ऑफ द सल्तनत। तो अकॉर्डिंग टू एक्सेशन फिरोज को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट करा था। तो उसने अपने नॉर्थ इंडिया में अथॉरिटी स्टैब्लिश करने की सोच की, डेक्कन एंड साउथ इंडिया को जाने दिया। तो उसने बंगाल में एक्सपीडिशन किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो बंगाल फ्री हो गया। तो दिल्ली सल्तनत फिरोज शाह के टुकड़ा के टाइम बंगाल फ्री हो गया। एंड फिर इसने जहांगीर के अगेंस्ट कैंपेन की, मॉडर्न उड़ीसा। तो उड़ीसा में कैंपेन की इसने जहांगीर के टाइम। एंड बहुत ज़्यादा जाजनगर उड़ीसा से बहुत सारा बूट लेके आया। फिर नगरकोट गया, नगरकोट का रूरल भी प्राइवेट पे करा। नगरकोट ये है, कांगड़ा सिटी को नगरकोट बोलते हैं अभी। फिर ड्यूरिंग कैंपेन सुल्तान ने 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट किए फ्रॉम द ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी, और फिर उन्हें पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी बहुत ट्रांसलेशन कराया। तो ज्वालामुखी टेम्पल से 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। एंड फिर वो थट्टा गया सिंध, एंड वहाँ पे रिबेलियंस को क्रश किया था। थट्टा जो सिंध में था, वहाँ पे रिबेलियन होता, उसको क्रश करने के लिए फिरोज शाह तुगलक गया। थट्टा इन द सिंध। ज्वालामुखी टेम्पल ये नगरकोट डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी टेम्पल। यहाँ से 1300 मैन्युस्क्रिप्ट लेके आया था ये फिरोज शाह तुगलक, उसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। सिंध में है टट्टा, इसके अगेंस्ट मार्च किया था सिंध में।
यहाँ पे रिबेलियन हो रहा था, उसको क्रश किया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक अपने जाना जाता अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडवाइस मानता था वो उलेमास की इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। वो नोबल्स को बहुत कुछ रखता था और हेरिडेटरी सक्सेशन प्रोवाइड कराता, प्रॉपर्टीज को हेरिडेटरी सक्सेशन स्टार्ट कर दिया। इसने इक्ता सिस्टम को इसने रिवाइव ही नहीं किया, तो इक्ता सिस्टम को रिवाइव किया और हेरिडेटरी बना दिया। इक्ता सिस्टम हेरिडेटरी किसने बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। इक्ता सिस्टम क्या होता है? एक लैंड दे दिया जाता है एक इंसान को, एक स्मॉल लैंड होता है उसे इक्ता बोलते हैं, और ये इक्ता तो इसी सोल्जर्स को दिया जाता है, ऑफिशियल या नोबल्स को दे दिया जाता है, एंड इक्ता दिया जाता था सैलरी के हिसाब से। एंड इसको फिरोज शाह तुगलक ने इस इक्ता को हेरिडेटरी बना दिया था। इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में। हेरिडेटरी नहीं था, ये हेरिडेटरी नहीं था, हेरिडेटरी किया है इसे फिरोज शाह तुगलक ने, स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश में एंड इसे अबॉलिश किया था बाबर ने अबॉलिश किया था इक्ता सिस्टम को। जो इक्तादार होल्ड करता था उसे इक्तादार मुक्ति बोलते थे, इक्ता होल्ड करता था तो इक्तादार मुक्ति बोलते थे, और वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था और लैंड रेवेन्यू लेता था एज ए सैलरी, एंड कंट्रोल ओवर मुकीज वाज वेरी हार्श एंड दे वर वांटेड टू डिसोबे द ऑर्डर ऑफ सुल्तान्स। तो मुक्तीस के ऊपर कंट्रोल, सुल्तान का कंट्रोल रहता था। तो इल्तुतमिश ने मॉडर्नाइज किया इक्ता सिस्टम को, उसने इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया। एज पर द इस्लामिक लॉ उसने टैक्स लगाया, जजिया स्ट्रिक्टली इम्पोज किया नॉन मुस्लिम में। फर्स्ट सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स लगाया, तो इसने इरिगेशन टैक्स लगाया, पहला सुल्तान था जिसने इरिगेशन टैक्स लगाया। इसने इरिगेशन कैनाल और वेल्स बनाए, लॉन्गेस्ट कैनाल थी 200 किलोमीटर फ्रॉम सतलज टू हंसी, सबसे बड़ी कैनाल बनाई और इरिगेशन टैक्स लगाया। इरिगेशन टैक्स फर्स्ट टाइम किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। सतलज टू हंसी, ये हंसी है हरियाणा में, सतलज रिवर है, तो सतलज टू हंसी इसने कैनाल बनाई। तो यहाँ सतलज टू हंसी यहाँ तक इसने कैनाल बनाई, 200 किलोमीटर की कैनाल थी। अनदर कैनाल इसने बनाई यमुना एंड हिसार, यमुना टू हिसार इसने कैनाल बनाई दूसरी। सो यमुना टू हिसार सेकंड कैनाल। एक तो 200 मीटर की कैनाल, 200 किलोमीटर की कैनाल बनाई सतलज टू हंसी, दूसरी कैनाल बनाई यमुना एंड हिसार। तो 1200 फ्रूट गार्डन थे दिल्ली के अराउंड एंड काफी रेवेन्यू आया। इसे स्पेशल टैक्स 28 आइटम से अबॉलिश कर दिया, ये इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट थे। एंड उसने रॉयल फैक्ट्रीज बनाई, इसे बोलते हैं कारखानाज, एंड बहुत सारे स्लेव्स एम्प्लॉय किए गए। 300 नए टाउन बनाए गए इस टाइम, बहुत टाउन बनाए गए। टाउन बनाने का बड़ा शौक था, उसने फेमस फिरोजाबाद बनाया, रेड फोर्ट इन दिल्ली, उसे फिरोज शाह कोटला बोला, तो उसने फिरोजाबाद बनाया, रेड फोर्ट नियर रेड फोर्ट के पास फिरोजाबाद बनाया, इसे बोलता था फिरोज शाह कोटला। ओल्ड मॉन्यूमेंट जैसा जामा मस्जिद, कुतुब मीनार को रिपेयर किया गया। जामा मस्जिद को रिपेयर किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार को भी रिपेयर करा था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह कोटला बनाया दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला वही फिरोज शाह तुगलक। तुगलक का के बाद किसने बताया था कि ये गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, पहला फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। उसने नया डिपार्टमेंट है दीवानी खैरात, ऑर्फन्स को और विडोज को केयर करने के लिए। फ्री हॉस्पिटल्स और मैरिज ब्यूरोज बनाए पुअर मुस्लिम्स के लिए। एंड फिरोज ने पेट्रोनाइज किया स्कॉलर्स लाइक बरीनी एंड अफीफ, एंड इसे गाइड कौन करता था? उलेमास। एंड इनटॉलरेंट था, शिया मुस्लिम एंड सूफीज के लिए भी इनटॉलरेंट था, एंड हिंदू को एज ए सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट करता था और जजिया इम्पोज करता था। एंड वो परसिक्यूटर था लोधी का, ही वॉज अ परसिक्यूटर ऑफ सिकंदर लोधी, मतलब सिकंदर लोधी भी बहुत ही ज्यादा ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। एंड औरंगजेब, तो औरंगजेब, सिकंदर लोधी एंड ये फिरोज शाह तुगलक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। और इसने स्लेव्स को बढ़ा दिया बाई डिफीटिंग सोल्जर्स, तो सोल्जर्स को डिफीट करता था, उनको स्लेव बना लेता था, यंग पर्सन्स को। एंड काफी स्लेव्स इंक्रीज हो गए, लाइक 80,000 1,80,000 स्लेव्स थे, 1,80,000 स्लेव्स थे। फिर फिरोज शाह मरा 1388 में, स्ट्रगल फॉर पावर स्टार्ट हो गई वंस अगेन। तो सक्सेशन को रिविलियंस फेस करनी पड़ी फ्रॉम द सेफ क्रिएटेड बाय फिरोज। तो फिरोज जो भी लोगों को लाइक कैप्चर करता था, स्लेव बनाता था, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। रिबेलियन किसको झेलनी पड़ी? फिरोज शाह तुगलक के सक्सेसर को। तो दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट हो गया फ्यूचर में, जैसे मालवा गुजरात अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। तिमूर का इन्वेजन हुआ 1398 में, तो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो गई। जब तिमूर आया तो कोई भी अपोजिशन था, उसने 3 दिन तक आराम से लोगों को 1000 लोगों को मारा, दिल्ली में लूटपाट मचाई और बहुत सारा पैसा लूट के चला गया तिमूर। एंड 1399 में भाग गया इंडिया से। एंड तो इससे इट वॉज अ फास्ट फैक्ट डिलीवर्ड अ डेथ ब्लो टू द तुगलक डायनेस्टी। फिर जब तिमूर जब जा रहा था, उसने खिजर खान को बिठा दिया था गवर्नर ऑफ मुल्तान। तो मुल्तान ने उसने वहां से दिल्ली को कैप्चर कर लिया और सैयद डायनेस्टी फाउंड की 1414 में। उसने दिल्ली सल्तनत को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, बस सब खराब हो गया क्योंकि वो 1421 में मर गया। इसका सन था मुबारक शाह, तो खिजर खान का सन था मुबारक शाह, वो आया एंड वो बिजी था अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स एंड लॉस कंट्रोल ओवर हिज नोबल्स। तो फिर बहलुल खान लोधी आया, उसने सब कुछ डोमिनेट कर लिया। फिर मोहम्मद शाह मर जाता है इन 4045 और फिर इसके सन आ जाते हैं आलम शाह, वीकेस्ट ऑफ द सैयद ब्रिश। फिर बहलुल लोधी
को ये एम्पायर पकड़ा देते हैं और बदाऊं में रिटायर हो जाते हैं। तो वीकेस्ट थे ये आलम शाह, तो उन्होंने तुरंत बबलू लोधी आए और उनको एम्पायर दे दिया। तो लोधीज जो सैयद के बाद आई ये अफगान्स थे, तो अभी तक जितने भी थे वो सब टर्किश थे, अब अफगान्स थे, ये अफगान रूलर। एंड इनके जो पहले ब्रिटिशर्स थे वो टर्क्स थे, तभी पर्शियन यूज करते थे। एंड ही डाइड इन 1948। एंड इसके बाद आए सिकंदर लोधी, तो बहलूल लोधी मर गए, फिर इनके सन आए सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ग्रेटेस्ट ऑफ द 3 लोधी सवर्णन बोले जाते हैं। सारा बिहार अपने कंट्रोल में आ गया, राजपूत चीफ्स को हरा दिया, उसने बंगाल को अटैक किया और बोला कि और इसने बोला कि अपने रूलर से कि हमारे साथ ट्रीटी करो। अपना एम्पायर बढ़ा दिया फ्रॉम पंजाब टू बिहार। पंजाब टू बिहार इसका एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। गुड एडमिनिस्ट्रेशन था, रोड्स उसने बिछाई, काफ़ी इरिगेशन फैसिलिटीज़ लगाई फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीजेंट्री। इरिगेशन टैक्स फर्स्ट टाइम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो काफ़ी लॉडेबल क्वांटिटी थी। एक बाइकॉट था, काफ़ी हिंदू टेम्पल्स ने तोड़े एंड रेस्ट्रिक्शन लगाई हिंदू पे। बस इसे बोलते हैं ग्रेट लोधी, वन ऑफ द ग्रेट लोधी सुल्तान। इसने सुल्तानेत को बहुत पावरफुल एंड स्ट्रांग बनाया। फिर सिकंदर लोधी के बाद आया एल्डर सन इब्राहिम लोधी। ये एरोगेंट था, बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता था एंड अपने नोबल्स को इंसल्ट करता ओपनली इन द कोर्ट एंड ह्यूमिलेट करता था। तो जो भी रिवोल्ट करता था उसे मरवा देता था। एंड उसके खुद के अंकल अलाउद्दीन ने रिवोल्ट किया, दौलत खान लोधी। एंड दौलत खान लोधी थे जो पंजाब के गवर्नर थे, वो उन्हें भी इंसल्ट किया था और बहुत ही ज़्यादा डिसअफेक्शन थे बिटवीन द किंग एंड कोर्टियर। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा एरोगेंस से बहुत गुस्सा था। तो दौलत खान ने बाबर को इनवाइट किया कि आप आओ इंडिया में, इन्वेट करो, इसको हटाओ। हाँ, तो बाबर ने दिल्ली के अगेंस्ट मार्च किया एंड इब्राहिम लोधी को मार दिया। एंड ही इन द फर्स्ट बैटल पानीपत 1526 लोधी जो बहुत एरोगेंट था उसको मार दिया। एंड द फर्स्ट बैटल पानीपत 1526 एंड तो 75 ईयर्स से अफगान किंगडम सिर्फ 75 ईयर्स तक राज कर पाए, 75 ईयर्स। तो तैमूर ये मंगोल कंकरर था। तो तैमूर का इन्वेजन हुआ था किसके टाइम? फिरोज शाह तुगलक के बाद। 1598 में तैमूर ने इंडिया को इन्वेट किया था, दिल्ली सल्तनत को। जब इंडिया में कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का। तैमूर ने इन्वेट किया था, तो उस टाइम जो था तुगलक रूलर था मोहम्मद शाह तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। तो सैयद प्रिंस थे आलम शाह, इन्होंने अपना बलूल लोधी को अपना एम्पायर दे दिया एंड ही रिटायर टू बदाऊं से रिटायर हो गया। गियासुद्दीन तुगलक का टोम है, गियासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक ने बना था, वहीं पे इसका टोम्ब है। ये 1206 तो 1290 यानी 1290 टू 1330 से 30 साल तक चला, से 1230 से 1414 एंड 1451 टू 1526। सिल्वर टंग का जो 175 ग्राम का था, इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, आज भी स्टैंडर्ड कॉइन है इन द मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया का स्टैंडर्ड कॉइन बन गया था इल्तुतमिश का ये सिल्वर टंग का। अरबिक कॉइनेज ऑफ टंग का इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। फिरोज शाह तुगलक ये ज्वालामुखी टेम्पल लाइब्रेरी से बहुत सारे 1300 मैन्युस्क्रिप्ट लेके आया और उसे पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक के टाइम। कि कहाँ पे किया था? ज्वालामुखी टेम्पल इन नगरकोट। दीवानी को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसने एस्टैब्लिश किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवानी को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। लाई दरवाजा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था फॉर द ऑर्फन एंड विडोज। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था नवरोज फेस्टिवल टू इम्प्रेस द नोबल एंड द पीपल ऑफ वेल्थ एंड पावर। दौलत खान लोधी ने बाबर को इनवाइट किया था कि इंडिया में अटैक करवा के। दीवान खैरात डिपार्टमेंट किसने बताया? फिरोज शाह तुगलक ने फॉर द केयर ऑफ ऑर्फन एंड विडोज। अमीर खुसरो एंड अमीर हसन किसके टाइम के थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम थे, अमीर खुसरो एंड अमीर हसन। सतवानास थे, ब्राह्मण्स थे एंड ये इनके वैदिक सेक्रीफाइस करते थे एंड अश्वमेध वाजते एंड बुद्धिज्म को भी प्रमोट करते थे, लैंड ग्रांट्स देते थे एंड वहाँ ये ना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है प्राकृतिक एंड इंस्क्रिप्शन प्राकृतिक में लिखे जाते थे एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो संस्कृत को प्रमोट नहीं करते थे। ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत नहीं प्राकृतिक थी, प्राकृतिक। तो मौर्यन के डिक्लाइन होने के बाद सतवानास ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया एंड इनको बोलते थे आंध्रास। सतवानास को ही बोला जाता था आंध्रास। एंड पुराना इंस्क्रिप्शंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री बताती है सतवानास की। इंस्क्रिप्शन है नासिक एंड नंदनगढ़, गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताते हैं एंड काफ़ी कॉइन्स जो इशू किया था सतवानास, दे वर इंपॉर्टेंट फॉर नोइंग द कंडीशन ऑफ एम्पायर एंड ज़्यादातर लैड कॉइन्स इशू किए। तो सतवानास के टाइम ज़्यादातर लैड कॉइन्स इशू किए गए, यानी ग्रांट देते थे ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, ग्रांट देते थे ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क को। इसका आंसर है सतवानास। ये डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया में थे एंड ये लैड कॉइन्स बहुत इशू करते थे। सतवानास लैड कॉइन्स बहुत इशू करते थे, यानी ग्रांट देते थे ब्राह्मणास एंड बुद्धिस्ट मॉन्क को। गुप्तास का एक सिस्टम था प्रोविंशियल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। एम्पायर को डिवाइड करते थे भुक्ति में और हर एक भुक्ति में होता था एक उपारका। तो भुक्ति में उपारका होता था। भुक्ति को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते थे विश्वास, जिसके ऊपर हेड होता था विश्यापति
एंड विश्यास को डिवाइड करते थे विथीज में, एंड वो सब डिवाइडेड था विलेज में। तो सबसे पहले था भुक्ति, भुक्ति में विश्यास, विश्यास में विथीज, एंड विशीज विलेजेस में डिवाइडेड थे। तो सबसे पहले आगे विलेजेस, विलेजेस बनाते थे विथी, विथी बनाते थे विश्यास, एंड विश्यास बनाते थे भुक्ति। एंड विलेज हेडमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट था गुप्ता के टाइम। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस में लोकल एलिमेंट एसोसिएटेड थे। नो लैंड ट्रांजेक्शन कुड बी इफेक्टेड विदाउट देयर कंसेंट। तो कोई भी लैंड ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता था विदाउट द कंसेंट ऑफ द लोकल पीपल। तो ये हर्षवर्धन थे सिक्स सेंचुरी में, 7th सेंचुरी में, एंड जीन सेन 8th सेंचुरी में थे। वन ऑफ द सेवरल फेमस दिगंबरा आचार्य। तो जीन सेन 7th सेंचुरी में थे, दिगंबरा आचार्य थे। राजा शेखर एमिनेंट संस्कृत पोएट, रामेस्टन क्रिटिक थे, कोर्ट पोएट थे गुर्जर परिहारास के। तो राजा शेखर कोर्ट पोएट थे गुर्जर परिहारास के। उन्होंने लिखी है काव्य मीमांसा 880 से 1920 तक। काव्य मीमांसा किसने लिखा? राजशेखर, जो कोर्ट पोएट थे कहाँ के? गुर्जर प्रतिहारस के कोर्ट पोएट थे 9th सेंचुरी में अराउंड। एंड ये गुड पॉइंट्स लिखे उन्होंने। ए होल इंस्क्रिप्शन किसने लिखी? रवि कृति, ये चालुक्य टाइम के थे। पुलकेशिन II ये हर्षवर्धन के टाइम थे। काव्य मीमांसा किसने लिखी है? राजशेखर, जो कोर्ट पोएट थे गुर्जर प्रतिहारस के। जीम सेन कौन है? 8th सेंचुरी में, ये वन ऑफ द दिगंबरा आचार्य थे। गुप्ता पीरियड के टाइम शुद्रास की पोजीशन थोड़ी इंप्रूव हुई थी। इस पीरियड में वो थोड़ा रामायण, महाभारत एंड पुराण ये सुन सकते थे। गुप्ता पीरियड में शुद्रास की पोजीशन थोड़ी इंप्रूव हुई थी, एज दे वर नाउ परमिटेड टू लिसन रामायण, महाभारत एंड पुराण। नया गॉड कृष्णा को वो वर्शिप कर सकते थे, कुछ डोमेस्टिक राइट्स कर सकते थे, विच गॉट फी टू द प्रीस्ट। तो डोमेस्टिक राइट्स करते थे, कुछ प्रीस्ट को पैसे मिलने लगे। अब वो मैंने बिलोंग टू अपर क्लासेज, इन्हें प्रॉपर्टी राइट नहीं थे। एंड अलॉन्ग विद द कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन मैन, पूरे डिपेंडेंट रहते मैन में फॉर द लाइवलीहुड, द मेन रीजन फॉर देयर सबऑर्डिनेशन। तो शुद्रास की पोजीशन थोड़ी इंप्रूव हुई थी गुप्तास के टाइम। गुप्ता पीरियड के टाइम शुद्रास की थोड़ी पोजीशन इंप्रूव हुई थी। महाभारत रामायण पढ़ने लगे थे, कृष्णा को पूछ सकते थे वो लोग। किस बुक में डिवीजन लिखा है? 5-fold डिवीजन ऑफ द लैंड। तोलकाप्पियम में लिखा है, संगम में 5-fold डिवीजन होता था लैंड्स का। कुरुंजी ये हिली ट्रैक्स पे थे, मुलई पेस्टोरल थे, मरुदम ये एग्रीकल्चरल थे, एंड नईदल कोस्टल थे, पलाई डेजर्ट पे थे। एंड इनके डिफरेंट रिस्पेक्टिव ऑक्यूपेशन एंड उनके अलग अलग गॉड थे। कुरुंजी जो हंटिंग हनी कलेक्शन में रहते थे, हिली ट्रैक्स में रहते तो हंटी एंड हनी कलेक्शन करते थे, इनके थे मुरुगन। मुलई इनके थे मेयन। मुलई कौन कहते थे? पेस्टोरल, तो इनके कैटल रेयरिंग एंड डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ डील करते थे। मरुदम कहाँ रहते थे? एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर करते थे। इनकी डेटी थी इंदिरा। नईदल फिशिंग, ये कोस्टल एरिया में रहते थे तो ये फिशिंग विशिंग करते थे। एंड इनके डेटी थे वरुण। एंड पलाई इनकी डेटी थी कोरवई एंड इनके ऑफिशियल थे रोबरी। ये कहाँ रहते थे? पलाई ये डेजर्ट में रहते थे, रोबरी करते थे। ये ऑक्यूपेशंस थे। मृच्छकटिका है, उसमें एक शूद्रक ने लिखी है। शूद्रक मृच्छकटिका से लिखी है, शूद्रक ने लिखी है। ये लव अफेयर बताता है। ब्राह्मण, एक पुअर ब्राह्मण है और ब्यूटीफुल डॉटर है कोटिशियन की, उसके बारे में बताता है। वन ऑफ बेस्ट वर्क है एशियन ड्रामा का मृच्छकटिका वे शूद्रक। मालवग्नि मित्रम अभिज्ञान शकुंतलम विक्रम उर्वशी, ये कालिदास ने लिखा है। एंड तो संस्कृत पोइट लिखे रघुवंश एंड कुमार संभव, ये भी कालिदास ने लिखी है। अभिज्ञान शकुंतलम वन ऑफ द बेस्ट ऑफ 100 लिटरेसी वर्क्स इन द वर्ल्ड, ये समझा जाता है। तो चंद्रगुप्ता II के टाइम वो बहुत हाई मार्क है गुप्ता एम्पायर का। तो इसमें उज्जैन बहुत सारे स्कॉलर्स थे, इन्हें नवरत्नास बोलते थे। तो कौन कौन से थे नवरत्नास में? अमर सिम्हा, संस्कृत लेक्सिकोग्राफर पोइट अमरकोश, इन्होंने लिखे अमर सिम्हा ने। ये संस्कृत रूट्स एंड सिनोनिम्स एंड होमोनिम्स के बारे में बताते हैं। धवंतरी ये ग्रेट फिजिशियन थे चंद्रगुप्ता II के टाइम। हरिसेना एंड इलाहाबाद पुलर इंस्क्रिप्शन में लिखा है इन्होंने चंद्रगुप्ता II के टाइम। तो ये ने प्रयाग प्रशस्ति किसको लिखा? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसने लिखा? हरिसेना। कालिदास इमॉर्टल पोइट है, प्ले राइट ऑफ द इंडिया, तो कालिदास इनके टाइप के थे। एंड उन्होंने लिखा है फेमस फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड में फेस है। मालवग्नि को बताया ज्ञान शकुंतलम विक्रम उर्वशी, कालिदास से लिखे। फिर कहापन का, ये एस्ट्रोलॉजर थे। कहापन का वॉज एस्ट्रोलॉजर। एंड सनकू एंड ये आर्किटेक्चर फील्ड में काफ़ी पायनियर थे। फिर वरहा मेरा, ये एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इंपॉर्टेंट बुक लिखी है पंचतंत्रात्मका, बृहद संहिता एंड बृहद जातका। फिर थे वरुचि, ये ग्रामीण एंड संस्कृत के स्कॉलर थे। इन्होंने लिखी है ऑथर ऑफ प्राकृतिक प्रकाशा, फर्स्ट ग्रामर है प्राकृतिक लैंग्वेज की, इसने लिखी है वरुचि ने, प्राकृतिक प्रकाशा। फिर वेला भट्टा ये मजिशियन थे। वेटल भट्टा मजिशियन थे। इट वॉज ड्यूरिंग हिज टाइम चाइनीज ट्रेवल फाइयान आया था। किसके टाइम? चंद्रगुप्ता II के टाइम। ह्यून सांग आया था हर्षवर्धन के टाइम। तो फाइयान आया था चंद्रगुप्ता II के टाइम, ह्यून सांग आया था हर्षवर्धन के टाइम। जो सक्सेसर थे चंद्रगुप्ता II के, काफी उन्होंने हुन्स का इन्वेजन फेस किया इन द सेकेंड हाफ ऑफ 5th सेंचुरी AD। एंड जो इनिशियली गुप्ता किंग थे स्कंद गुप्ता, काफी इफेक्टिव मेजर लिए हुन्स से बचाने के लिए, लेकिन जो उनके आगे सक्सेसर थे वर वीक।
एंड दे कुड नॉट कोप विद द हुन्स इन्वेजर्स। बुद्धिज्म को गुप्ता पीरियड के टाइम ज्यादा रॉयल पैट्रोनेज नहीं मिलती थी। भगवतिज्म एंड वेनिज्म ओवरशैडोड महायाना बुद्धिज्म बाय द गुप्ता टाइम्स। ठीक है, स्तूपास एंड विहार मोनेस्ट्री कंस्ट्रक्ट हुए, नालंदा बुद्धिस्ट सेंटर बना एजुकेशन का। एंड ये कुमारगुप्त, गुप्ता एम्पायर के ही किंग थे कुमारगुप्त, ने नालंदा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की। गुप्ता पीरियड के टाइम जो लैंड टैक्स थे वो बढ़ गए एंड दोज ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्रीज। तो गुप्ता पीरियड के याद रखना है कि जो लैंड टैक्स है वो बढ़ गया, लैंड पे टैक्स बढ़ गया, लेकिन ट्रेड एंड कॉमर्स पे कम हुआ। ट्रेड एंड कॉमर्स पे कम हुआ टैक्स, ट्रेड एंड कॉमर्स पे कम हुआ, तो ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा होगा। लैंड टैक्स काफी बढ़ गया गुप्ता पीरियड के टाइम। तो जो सतवानास थे, ब्राह्मण्स थे, तो वो धर्मशास्त्र के हिसाब से वो रूल इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो जो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं वो बोलते थे महामात्रास और अमत्यास, एंड डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे आहारा। तो सतवानास में डिस्ट्रिक्ट को बोलते थे आहारा। कताका और स्कंदवर्दास ये मिलिट्री सेटलमेंट और कैंप्स के लिए यूज करने वाले वर्ड्स हैं। कटाका और स्कंदवर्णा ये मिलिट्री कैंप्स के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। एंड दे आल्सो एक्टेड एज सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज लॉन्ग एज किंग स्टेड हियर। तो ककाता है स्कंदवर्दास ये मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सेटलमेंट कैंप्स के लिए था। ककाता है स्कंदवर्द्रा के टाइम, ये शतवानस के टाइम। हड़प्पा बर्न्ट ब्रिज यूज करते थे सारे कंस्ट्रक्शन में। कोई स्टोन बिल्डिंग्स नहीं मिली है, तो स्टोन बिल्डिंग बोलना कि हड़प्पा के टाइम स्टोन बिल्डिंग थी गलत है। कोई भी स्टोन बिल्डिंग नहीं मिली, सिर्फ बर्न ब्रिक यूज करते थे। लार्जेस्ट बिल्डिंग है ग्रेट ग्रेडरी। ग्रेट ग्रेडरी लार्जेस्ट बिल्डिंग है, ग्रेट बाथ नहीं है। तो लार्जेस्ट बिल्डिंग है ग्रेट ग्रेडरी, नॉट ग्रेट बाथ। सील्स पे क्या क्या मिला है? ब्लॉक कार्ट्स बनाए हैं सील्स में, कहीं ऑक्सन बनाए हैं फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट, एंड बोट्स एंड शिप्स फॉर रिवर्स एंड सी ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे सील्स बनाए थे इन्होंने। मिट्री मिली है मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीमंगल, लोथल, रूपर। एंड ये बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में बताती है। कंप्लीट बरियल एंड पोस्ट क्रिमेशन बरियल मिला है। ये मोहनजोदारो में कंप्लीट बरियल और पोस्ट क्रिमेशन बरियल होता था, तब पूरी तरह गाड़ दो या पूरी तरह जला दो, ये मोहनजोदारो में होता था। लोथल में बरियल पिट मिले, बर्न ब्रिक से लाइन थे, मतलब यहाँ पे कॉफिन्स यूज करी जाते थे। तो बर्न ब्रिक से लाइन थे, मतलब वहाँ पे कॉफिन्स यूज करी जाती थी। वुडन कॉफिन्स हड़प्पा में मिले, वुडन कॉफिन्स हड़प्पा में मिले। तो पॉट बरियल होता था लोथल में। एंड पेयर ऑफ स्केलेटन मिले लोथल में। एंड कोई क्लियर एविडेंस नहीं है सती का इस टाइम का। नियोलिथिक एज इंडिया में अराउंड स्टार्ट हुआ था 800 बीसी में, 8000 बीसी। एंड नियोलिथिक टर्म किसने कॉइन किया था? जॉन लुबॉक। एंड इसमें काफी पॉलिश ट्यून मिले हैं। एंड यहाँ पे प्लांट का कल्टीवेशन होने लगा था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था, सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी बिकॉज एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द स्टोन टूल, हैविंग शार्प एजेस, इन यूज ऑफ पोट्री। ये काफी कैरेक्टर्स हैं। पोट्री का यूज स्टार्ट होना, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एंड ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ स्टार्टेड, शार्पर टूल। मोवेंडर क्या है? 3 रूलिंग फैमिलीज थी, इन्हें बोलते थे संगम। फ्रॉम द Momentum were the 3 ruling families. Movender 3 ruling families known from the Sangam literature, known as Movendum. The 3 crown kings, that is Chera, Chola and Pandyas. तो यहाँ पे चेरा चोला इस पल्लवास नहीं, चेरा चोला एंड पांड्यास, तो पल्लवास गलत था। चोला कावेरी डेल्टा को कंट्रोल करते थे। चोला कंट्रोल करते थे कावेरी डेल्टा, से बोलते थे चोला मंडलम। कैपिटल थी उरियर, फिर उन्होंने पोहर में शिफ्ट कर दी थी, कैपिटल एट उरियर देन पोहर। कावेरीपट्टनम इनका रॉयल रेसिडेंट था, चीफ कोर्ट था कावेरीपट्टनम। एंड टाइगर इनकी एम्बलम थी चोलास की। एंड करिकालन ग्रेटेस्ट चोलास बोले जाते हैं संगम एज के। पट्टिनपल्लाई ये विविड अकाउंट देता है करिकाला के टाइम का। करिकाला की मिलिट्री अचीवमेंट बताता है कैसे उन्होंने चेरा से पांड्यास को डिफीट किया था, एंड कैसे फॉरेस्ट को हैबिटेबल रीजन्स में कन्वर्ट किया था, एंड एग्रीकल्चर डेवलप किया था इरिगेशन प्रोवाइड करके, एंड द एम्बैंक्समेंट ऑफ कावेरी एंड बिल्डिंग रिजर्वर्स। एंड चेरास कंट्रोल करते हैं सेंट्रल एंड नदर्न पार्ट ऑफ केरला एंड कोंगू तमिलनाडु। तो चेरास किसको कंट्रोल करते थे? नदर्न पार्ट ऑफ केरला एंड कोंगू रीजन ऑफ तमिलनाडु। तो वंजी कैपिटल थी किसकी? चेरास की वंजी कैपिटल थी। एंड इनके पोर्ट थे मुजरी एंड टोंडी, चेरा के पोर्ट थे। एंड वंजी को करूर बोलते हैं, करूर। एंड असम स्कॉलर बोलते हैं तिरुवन चिकलम, ये मुजरी थी। पट्टीरू पट्टू, यानी 8 चेरा किंग के बारे में बताते हैं। and their territory and fame. Prominent चेरा किंग थे इम्बिया वर्मन, नेदू चेरालथन एंड चेंगू तुवन, ये प्रोमिनेंट चेरा किंग थे। चेंगुवतन ने काफी चिफ्सन को हराया एंड अपने जो ग्रेट पोर्ट थे मुजीरी उसको पायरेसी से बचा के रखा। किसने? चेंगू तुवन ने अपने पोर्ट को मुजीरी को पायरेसी से बचा के रखा। चेंगुवतन को मेंशन किया है शिल्पाधिकरम में। तो ग्रेट नॉर्थ एक्सपेडिशन है चेरुगुवतन की, शिल्पाधिक्रम में मेंशन है, लेकिन ये संगम पोएम्स में मेंशन नहीं है। तो जो चेरुगुवतन ने नॉर्थ इंडिया में जो अटैक किया था, चेरुगुवतन ने जो चेरा किंग थे, ये शिल्पाधिक्रम में मेंशन है, लेकिन
ये संगम पोइट्स में इसके बारे में नहीं लिखा है। इन्होंने 56 ईयर्स तक रूल किया एंड पैट्रोनाइज किया ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स रिलीजन को। तो चेरा ये इशू करते थे कॉपर एंड लेड कॉइन्स, एंड तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज करते थे, एंड रोमन कॉइन को इमिटेट करते थे, एंड इनका एम्बलम था बो एंड हीरो, लेकिन कुछ लिखते नहीं थे, बो एंड हीरो ये एम्बलम यूज करते थे। एंड द पांड्यवास, पांड्या ये मदुरई से रूल करते थे, कौरकई मेन पोर्ट था, तो पांड्यवा का कौरकई मेन पोर्ट था। ये तंबर पानी के पास था बंगाल में, एंड पर्ल फिशरी के लिए काफी जानना चाहते थे, एंड क्लैंक लिविंग। कौरकई को पेरिप्लस एज कॉलकोई बोला गया है, पेरिप्लस ने कौरकई को कॉलकई बोला गया है। फिश इनकी एम्बलम थी, काब बोलते हैं पांड्यास की, एंड कॉइन्स पे एलिफेंट था वन साइड एंड स्टाइलिश इमेज ऑफ फिश ऑन द अदर। एक साइड एलिफेंट बनाते थे, एक साइड फिश बनाते थे। एंड सदर्न केरला को इन्वेट किया था इन्होंने पोर्ट को कंट्रोल किया था, नेलकिंडा नियर कोट्टायम, एंड उन्होंने पैट्रोनाइज किया था तंगम संगम। संगम को इन्होंने पैट्रोनाइज किया था पांड्यास ने, फैसिलिटेटेड द कंपाइलेशन ऑफ संगम पॉइंट्स। पांड्या किंग का बोलते थे नेदू चिलियंस एज ए प्रेस्ड फॉर द विक्ट्री ओवर द कंबाइंड आर्मी ऑफ चेला चोला एंड 5 वैलियर चिफ्टियन। तो इन्होंने हराया था चेरा चोला एंड 5 एनमीड चिफ्टियंस को। एंड इन्हें बोला जाता है लॉर्ड ऑफ कौरकई, मतलब कौरकई का पोर्ट था पांड्यास का, एंड ओवरलॉर्ड ऑफ द सदर्न परातवतार, a martial and fishing community of the Tiruvali coast. वोमेन पोइट्स ऑफ संगम एज कौन से थी? ओवर 450 पोइट्स थे हु कंट्रीब्यूट टू संगम पोइट्री। 30 उनमें से वोमेन थी, 450 में 30 वोमेन थी। तो कुछ अगर वोमेन देखें तो सबसे प्रोलिफिक थी अवैयार सबसे इंपॉर्टेंट थी संगम पोइट में पोट्री के लिए। फिर थी अलूर, नन मुलियार, ककई पडिनियार, कवा पेंडू, नलवेवियार, ओकुर, मसाथियार एंड पारी मकालियर। सो थिनाई कंसेप्ट के हिसाब से जो तमिलगम था उसे 5 लैंडस्केप में डिवाइड किया था, जैसे कुरिंची, मरुथम, मुलई, नेटियाल एंड पलई। तो कुरिंची था हिली रीजन, ये हंटिंग एंड गैदरिंग होती थी। मरुथम ये रिवराइन ट्रैक था, एग्रीकल्चर प्लग होता था। मुलई फॉरेस्ट्री रीजन था, पेस्टोरलिज्म एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए था ये। नियथल कोस्टल लाइन था, फिशिंग एंड माइनिंग के लिए। पलई ये पोर्ट लाइन था, तो यहाँ पे लोग ड्रॉबरी करते थे पलई पे। तो डिफरेंट लैंड्स बताए हैं किसमें, ये बताए हैं संगम पोइट। सोशल फॉर्मेशन ऑफ द टाइम अकॉर्डिंग टू थनई कॉन्सेप्ट तलिंगम को 5 लैंडस्केप में डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू थनई कॉन्सेप्ट। थनई कॉन्सेप्ट संगम एज में बताता है इकोलॉजिकल जोन्स को। थनई कॉन्सेप्ट संगम एज में बताता है इकोलॉजिकल जोन्स को 5 जोन्स में डिवाइड किया है। ये ह्यूएनसांग ले गया 150 पीसेस ऑफ रेलिक्स ऑफ बुद्धा, लार्ज नंबर ऑफ बुद्धा इमेजेस इन गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड एंड एवर 657 वॉल्यूम्स ऑफ वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट लेके इंडिया से। एंड इसने लिखा CU की, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन बताता है अबाउट द सोशल एंड इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कल्चर कंडीशन ऑफ हर्षा। एंड ह्यूएनसांग के वजह से लॉ एंड ऑर्डर काफी प्रिवेल किया था थ्रू आउट द एम्पायर। एंड लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो लॉ एंड ऑर्डर काफी ज्यादा अच्छा था हर्षा के एम्पायर में। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी काफी स्ट्रॉन्ग थी। पिलग्रिम्स पेनल्टीज लगाते थे, जुडिशियल ऑडिट्स प्रैक्टिस किया जाते थे इंडिया एट द टाइम। कॉर्पोरल पनिशमेंट फॉर सीरियस ऑफेंसेस वाज इन प्रैक्टिस, बट डेथ पेनल्टी को अवॉइड किया जाता था। ऑफेंसेस अगेंस्ट द सोशल मोबिलिटी एंड डिफाइंस ऑफ द लॉ वाज पनिश्ड बाय माइमिंग। कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है शारीरिक दंड, लाइक मारा जाता था, तो कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती थी, ये काफी प्रैक्टिस में थी। डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती थी, इसको अवॉइड किया जाता था। सोशल मॉरलिटी के अगेंस्ट काम करता था या लॉ को नहीं मानता था तो उसे मायामिंग की जाती थी, मतलब एक हाथ पैर तोड़ दो कि कभी काम ना कर पाए, तो मायामिंग काफी फेमस थी। होता है टू हर्ट समबडी सो बैडली दैट पार्ट ऑफ हिज हर और बॉडी कुड नो लॉन्गर बी यूज्ड। लोगों से एक्सेसिबल था हर्षा एंड ही वाज केप्ट क्लोजर वॉच ऑन ट्राइब्यूटरी रूलर्स पे वॉच करके रखता था, देख के रखता था। एंड ह्यूएनसांग गया साउथ इंडिया में टू आंध्र देश एंड कांचीपुरम, तो ह्यूएनसांग कहाँ गया? आंध्र देश एंड कांचीपुरम। एंड तो यहाँ पे पल्लवास के किंग के टाइम गया। एंड उसने बोला कांची में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी, 10,000 पोइट्स थे बिलोंगिंग टू महायाना स्कूल, एंड ह्यूएनसांग विजिटेड कंपुरा ड्यूरिंग द रेन ऑफ भास्कर वर्मन। तो कंपुरा भी गया, मतलब असम में भी गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ भास्कर वर्मन। ह्यूएनसांग की बायोग्राफी है CU की एंड रिकॉर्ड ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। असम में भी गया, तमिलनाडु में भी गया, एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल था थ्रू आउट द हर्षा एम्पायर अकॉर्डिंग टू हिम। सेलिब्रेटेड इंडो ग्रीक रूलर था मियंडर, एंड इसका एम्पायर सदर्न अफगानिस्तान, गंधारा सब कुछ था। एंड इंडस भी था, तो सदर्न अफगानिस्तान, गंधार, ये सब कुछ मियंडर के टाइम आता था। एंड इनको मिलिंदा इनको आइडेंटिफाई किया जाता है मिलिंदा पन्हो। इनके फिलोसफिकल क्वेश्चन थे विद द बुद्धिस्ट ऑथर ऑफ द टेस्ट नागासेना। नागासेना ने अपनी जो भी बात की थी, नागासेना ने लिखा मिलिंदा पन्हो में।
फिर उसके सब जब आंसर से इम्प्रेस हो गए तो इन्होंने मेंडर ने अपना बुद्धिज्म को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्हें रूल किया था ना 155 BC टू 130 सी बी 130 BC 150 130 BC।